Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us. I just wanted to confirm from all of you whether you can hear me loud and clear. So I'm looking at your questions dialog box. If you can hear me, please confirm by writing yes. Great. Thank you, Mubashir. One response so far. Excellent. Azhar Bilal, Saad. Great. Thank you very much. अच्छा जी, तो जनाब अभी आपने इफ यू नोटिस्ड हमने बहुत स्पीडीली टैक्सेशन का पूरा 2 वीक्स के अंदर कवर किया मटेरियल कंटेंट, फिर हमने एक पूरा वीक स्पेंड किया फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर, और आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जिसको हम लेकर आए हुए हैं आपके पास. एंड यू कैन ऑफ कोर्स सी 2 experts sitting with you on the panel. Let me introduce them, but before I do that, let me at least tell you what we are going to discuss today and the next week as well. During this week and the next week, we are going to discuss something very important, which is number one, your interview skills, your job interview skills. This is something that has evolved very rapidly from a very simple technical interview in the past where people used to be asked technical questions, and then against that they used to be asked acha bhi kitni salary loge, etc. From that to very modern and psychometrically driven interview skills. Okay, so it's very important that you understand how modern organizations these days, they try to find out the best about individuals who are appearing for interviews. और इसके लिए कई मेथडोलॉजीज होती हैं. एक मेथडोलॉजी जो मुझे याद है वो स्टार मेथडोलॉजी है, राइट. और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर जवाद साहब और हाफिज अरसलान, ये आप लोगों को they will do an excellent conversation today about interview skills. ठीक है, इसमें कुछ सीवी राइटिंग से मुतालिक भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ इंटरव्यू स्किल्स के मुतालिक भी क्वेश्चंस होंगे. सो लेट मी डू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट. जवाद सलीम साहब जो हैं, जब से मैं इन्हें जानता हूँ उस वक्त लीवाइज में ही वाज हेडिंग द फाइनेंस फंक्शन. शायद मैं इससे भी पहले शायद जानता था जवाद साहब को, लेकिन मेरी मेमोरी जहाँ तक मुझे हेल्प कर रही है. So he was working for a multinational, namely Levi's, needs no introduction. And then he went on to become the CFO of Outfitters. And now he's in his private capacity consulting and giving financial consultancy to various clients currently. So he's been into very many roles. जवाद although ACCA member नहीं है, लेकिन मैं बहुत strongly plead करता हूँ कि जवाद जैसे एक individual को जिन्होंने इतना काम किया ACCA के लिए, एक honorary ACCA की membership मिलनी चाहिए. So looking forward to it. जवाद आपको हैरान कर देंगे ये खुद बता के कि उनके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, और आप हैरान रह जाएंगे वाकई. तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई लीव दैट टू जवाद टू शेयर. Let me turn to Arsalan now. Hafiz Arsalan Shabir. I think the name does not require an introduction. He's a very prominent figure when it comes to employability. और Arsalan का forte ये है कि at a time when ACCA के members and affiliates, they used to feel the crunch कि हमें jobs नहीं मिलती हैं, अरसलान ने ये बेड़ा उठाया था और हम लोगों ने MNP के फोरम पे एक सब कमेटी बनाई थी जिसका नाम था एम्प्लॉयबिलिटी सब कमेटी. सो पिछले टेन्योर में अरसलान उसको हेड कर रहे थे और इस टेन्योर में भी अरसलान उस सब कमेटी को हेड कर रहे हैं. अरसलान इंटरनल ऑडिट के बंदे हैं, ठीक है, और बड़े जबरदस्त इंटरनल ऑडिट के बंदे हैं. मतलब ऐसे उन्होंने घपले पकड़ लिए कि जो एम्प्लॉयर्स थे इनके, वो इनके दिलदादा हो चुके हुए थे. तो वो कहानियां किसी वक्त हाफिज साहब आपको खुद सुनाएंगे, लेकिन मैं ये बता देता हूँ हाफिज साहब जो हैं वो KPMG, फिर उसके बाद यार ऑर्डर में हॉवर्थ के अंदर भी रहे, फिर इसके बाद चेन1 में गए, फिर इसके बाद हाईमोंट ग्रुप में गए, और आजकल उमर ग्रुप ऑफ कंपनीज में हैं और इंटरनल ऑडिट को हेड कर रहे हैं. ही इज एन ACCA member and he is a member of the members network panel and the chair of your employability
सोसाइटी। तो जनाब ये इन दोनों एक्सपर्ट्स का तारुफ है। आज का सेशन जवाद साहब के साथ है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। आई एम श्योर आप लोग इस सेशन का भरपूर फायदा उठाएंगे। राइट, पीपल प्रोफेशनल्स लाइक जवाद एंड अरसलान ये बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया कि वो आए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। सो लेट मी, विदाउट वेस्टिंग any time at all, let me straight away hand over to Arsalan, who's going to moderate the session, and Jawad Sahab, who's going to be available as the expert on the panel. So over to you, Arsalan, and good luck for the session. Thank you, Harun. Thank you. एसएसके फर्टर्निटी हमारा जो सेशन है उसमें मैं मजीद क्लैरिटी थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक एम्प्लॉयर आप लोगों से पूछता है, और उसके बाद उसका जो आंसर है, उसका जो रिप्लाई है, वो बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए जो कि एक एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर जो एक्सपेक्ट करता है आपसे। हम टेक्निकल कोई भी पोस्ट आती है, अकाउंट्स की आती है, फाइनेंस की आती है, हम उसकी तैयारी तो कर जाते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। वो आपका सिर्फ एक कैलिपर चेक करने के लिए, आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए आपसे वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि अक्सर पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं, या आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आज हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। वो क्वेश्चंस हमने जो शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, वो बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस वो हम पूछे जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली मैं पूछूंगा जवाद साहब से। जवाद साहब जो हैं ऑब्वियसली इनका ह्यूज एक्सपीरियंस है, ये हमें ये बताएंगे कि ये जब इंटरव्यूज करते रहे अपने पूरे टेन्योर में, लेवाइस में करते रहे हैं, अपने आउटफिटर्स में करते रहे, और इनका जो इतना एक्सपीरियंस है, उसमें ये बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई क्या देखते थे जिसकी बेस के ऊपर ये कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते थे, सिलेक्ट करते थे और जॉब अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली प्रोवाइड करते थे। सो हम अब जवाद साहब की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ आए। हम पहले एक ओवरव्यू लेते हैं इस टाइम पे जवाद साहब से कि इस टाइम पे ऑब्वियसली कोविड-19 का एक इम्पैक्ट है, हम उस इम्पैक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह निकल भी चुके हैं। कुछ हद तक हम पोस्ट इम्पैक्ट भी आ रहा है कोविड-19 का। अब इस टाइम पे जो मार्केट है, जॉब मार्केट है पाकिस्तान की, वो इस टाइम पे किस पोजीशन पे है? क्या वो एक्टिव है, या वो मैच्योर हो रही है, या आहिस्ता-आहिस्ता अपना रिवाइवल की तरफ जा रही है? सो जवाद साहब इस टाइम पे आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट है जॉब के हवाले से, वो इस टाइम पे किस तरह की मार्केट है, कैसी है? Assalamualaikum everyone, good evening. First of all, thank you very much, Harun sir, for a nice introduction, and the same goes to Farhan sahab as well. So, Aslan sahab as well. So, as far as the job market is concerned, the market after COVID revived कर रही है for sure. To the best of my understanding, it shall recover within another 3 to 6 months, at least 6 months to certain level. Uh, Opportunities are there in the market, but same goes for number of resources have increased over the period of time. एक रीजन उसकी ये है कि कुछ यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले ऑफ हुए फॉर व्हाटएवर रीजंस, चाहे फाइनेंशियल क्रंच था या ऑर्गेनाइजेशंस बंद हुई या व्हाटएवर। उसके अलावा फिर ये कि इंटरनेशनल क्योंकि वीजाज रिन्यूअल नहीं हुए, लोगों के वर्क वीजा रिन्यूअल नहीं हो सके या एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, तो कुछ एक्सपर्ट्स भी, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी वापस आए मार्केट में। तो जो अगर आप एक तो डिमांड ऑलरेडी फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड कम थी, और दूसरा सप्लाई ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो बहुत बढ़ गई एट दैट पॉइंट इन टाइम। उससे ऑब्वियसली मार्केट हर्ट है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन विद इन द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट बहुत ज़्यादा है, which we have seen over the period of last few months. इस जॉब को एडवर्टाइज करते भी हैं। मैं I'm not sure whether it's appropriate forum to share, but मैं एक LinkedIn group है मेरा जिसमें accounting vacancies और financial vacancies post करता हूँ to one of my juniors down there. So उस पे भी जब कोई replies आते हैं, और we have seen is like a lot of replies for very any single position in the market. So market slow है for sure at this point in time, revive करेगी भी, लेकिन probably the competence level has to be increased. कंपटीशन बहुत इंक्रीज कर गया हुआ है, एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल योर कॉम्पिटेंसीज, जो शायद हम आने वाले कुछ एक आधे घंटे में डिस्कस भी करेंगे। तो आई वुड लाइक टू शेयर दोस एज वेल विद द कम्युनिटी अराउंड सो दैट दे कैन हेल्प। जी
जवाब साहब बिल्कुल आपने ठीक है। इस टाइम पे जो मार्केट पोजीशन है वो ऑब्वियसली स्लो है, लेकिन इसमें जो है वो बिल्कुल मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ना कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं, जिसके लिए ही आज हम आए हुए हैं, जो आज हमने सीख के जाना है, इसीलिए आज हम डिस्कशन करेंगे। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन, टेक्निकल नॉलेज पूछ लिया जाता है। अकाउंट्स हैं तो आप आईएफआरएस के बारे में भी बता देते हैं, अगर ऑडिट की है तो आप ऑडिट की प्लानिंग के बारे में भी। अब टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि आप लोग बैकग्राउंड आपकी एसीसीए से है, आप वो नॉलेज आप डिलीवर कर देते हैं ना। जब सेकंड पार्ट आता है इंटरव्यू का, कि जिसमें आपसे अदर देन साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस अदर देन दी योर नॉलेज वो पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स में हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है, वो एक क्वेश्चन मैं पहले पुटअप करता हूँ जवाब साहब के आगे। जवाब साहब अक्सर जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, देखिए मैंने भी काफी जॉब चेंज की हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि आप जो है इस कंपनी के अंदर क्यों आना चाहते हैं, या आपको इस कंपनी की बेस्ट ऐसी क्या प्रैक्टिस या ऐसा कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगता है जिसकी वजह से आप इंटरेस्टेड हैं टू गेट इन दिस कंपनी। तो इसके बारे में हमें क्या आंसर देना चाहिए, आप क्या समझते हैं? So before going specifically to answer this question, मेरा एक जो टिप फॉर मेरी प्रॉब्लम जितने भी हम परचेस जरूर। करेंगे उसमें मेरी एक टिप है विच विल वर्क आउट फॉर श्योर। इसके जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके जाएं। इट्स वेरी कॉमन। हम अगर किसी शॉप भी करते हैं ना, आजकल अगर मैंने कोई लैपटॉप लेना है या मैंने अपने क्लॉथ्स भी लेने हैं या मैंने कोई ग्रॉसरी भी करनी है, तो मैं एक बार ऑनलाइन जाके देख लेता हूँ कि यार पैकेज क्या चल रहे हैं, मार्केट में कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इस प्राइस इस पर्टिकुलर अगर मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ या मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ग्लोबल रिव्यूज़ कैसे हैं, लोकल रिव्यूज़ कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, पाकिस्तान में कैसा चल रहा है, प्राइसेस कैसी हैं, सेल पॉइंट कैसे हैं। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अभी कोई चीज़ नई नहीं है, लेकिन जब हम एक जॉब का डिसीजन लेने जाते हैं, कहीं इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो हम उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। ओवर द पीरियड मेरा ऑलमोस्ट लाइक एक्सपीरियंस 16 ईयर एक्सपीरियंस माशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ माय होल कैरियर। तो एक चीज which like which is missed in 80 to 85% of candidates, उनसे जब इंडस्ट्री के बारे में कोई बात पूछी जाती है जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, आपको नहीं। सो दैट द आप टेक्निकली आप जितने अच्छा ऑन टॉप ऑफ इट, मैं थोड़ा सा एक और चीज सांसद इसमें ऐड करूंगा शायद, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा तो मैं टेक्निकल क्वेश्चन पे सेकंड टाइम पे आता हूँ। ट्राई टू वैल्यूएट द नॉन टेक्निकल साइड ऑफ पर्सन, बिकॉज एक बंदे ने एसीसी क्वालिफाई किया हुआ है, सीए किया हुआ है, एसीए में किया हुआ है, व्हाट्सएवर इट इज, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे मुझे कोई डाउट नहीं। वो आपकी इंडस्ट्री ने, वो आपकी जो इंस्टीट्यूट से उसने आपको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया हुआ है, उसको बुला के मैं उससे दोबारा टेक्निकल सवाल करना शुरू कर दूंगा। That's not probably it's not right way. Probably मुझे उसको नॉन टेक्निकल स्किल सेट को एट दैट पॉइंट पे प्रॉब्ली जज करना है, जिससे वो वैल्यू ऐड कर सकेगा। अब है कि इंडस्ट्री, तो द क्वेश्चन वाज कि जो आपने किस तरह आप क्यों इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। सो अगर मैं अपना एक बड़ा कॉमन सा एक होता है कि मेरी प्रेफरेंस होती है रिटेल इंडस्ट्री। मींस अगर मैं कहीं भी इंटरव्यू अगर मैं पर्सन परसू करना चाहता हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड है फ्रॉम यूआईज टू ऑर्किटेक्ट्स टू कारफोर, तो इट्स ऑल अबाउट रिटेल इंडस्ट्री। तो मैं अगर मैं जा भी रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू पूछना आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दैट पार्ट कि मेरी रिटेल इंडस्ट्री मेरी प्रेफरेंस है। तो और रिटेल इंडस्ट्री की मेरी यही मैं बताता हूँ कि मेरी यही अचीवमेंट्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोबेबली वैल्यू ऐड कर सकती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये पर्सपेक्टिव है उसका। द सेकंड पर्सपेक्टिव इज कि आप जब इंडस्ट्री के लिए जाते हैं ना, ग्लोबल देखिए, ग्लोबल ट्रेंड्स इंडस्ट्री का क्या चल रहा है। चाहे आप किसी लोकल क्लाइंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं, चाहे किसी मल्टीनेशनल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, एक बार यूट्यूब पे चले जाएं या आप गूगल कर लें कि इस इंडस्ट्री के ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं और उसको किस तरह टैकल किया जा रहा है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। उससे होता है ये कि जब आपसे पूछा जाता है ना कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैंने, एक तो मेरा ये इंटरेस्ट है, एंड सेकेंडली मैं ये आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि इसके चैलेंजेस हैं, यहाँ पे मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, विदाउट स्टडिंग द इंडस्ट्री, आप इस पहले सवाल पे फेल हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अब आपको पता नहीं होता कि आप और टॉप ऑफ इट आप फिर जवाब दे रहे होते हैं कि जी मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं था, या मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। Leave forward about what happened in your past organization at this point in time. I want to know कि मेरे लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। दैट इज ओनली पॉसिबल विद after studying the industry first. So ये
आप जितने सवाल से पूछोगे ना एनी इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें ये चीज क्रक्स है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होगा उसमें क्या है, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन बाय द इंटरव्यू। अच्छा, इस पे बिल्कुल जवाब साहब आपने बिल्कुल ठीक है। इसमें इसी तरह ही होता है कि जब हम पूछते हैं तो अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी लास्ट जो जॉब है उसके बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू हो जाते हैं। मेरे मैनेजर ऐसे थे या उधर मेरा कल्चर नहीं मुझे पसंद आया। और इसमें ये जब भी आप इस तरह का आंसर देंगे, ये याद रखिएगा जिस एम्प्लॉयर के आगे आप बैठे हैं वो हमेशा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपका, क्योंकि वो यही फील करेगा कि आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, आपकी बॉस के साथ सेटलमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अब आप जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। तो हमेशा आपने जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है, आपने उसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देना, बल्कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट को देखते हुए आप कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स बना लें जो कि आप इंटरव्यू के अंदर जा सकें कि जी इंडस्ट्री है, इस वजह से मैं आना चाह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री मुझे पसंद है, और वो पसंद क्यों है वो भी रीजंस आपको मालूम होनी चाहिए। ये ना हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि जी अच्छा आप रिटेल में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, जैसे जवाब ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको नेक्स्ट पता ही ना हो क्यों आना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए गलत हो जाएगा। तो जो भी आपने आंसर देना है उसका आगे नेक्स्ट आप ब्रांचेस बना लें कि अगर इसका वाई या व्हाट वो पूछ लें तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। ऑब्वियसली बड़ा अच्छा आंसर था। नेक्स्ट जवाब साहब, एक और क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में, आपको अपनी लास्ट जॉब के बारे में क्या बहुत ज्यादा या इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट एंड मोस्ट अबाउट योर लास्ट जॉब, क्या सबसे कम और सबसे ज्यादा अच्छा लगता था आपको अपनी लास्ट जॉब के बारे में। अब इसमें भी लीस्ट का मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयर जो है कोई नेगेटिविटी निकलवाना चाह रहा है आपसे, ठीक है, कोई नेगेटिव बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। तो इसको हमने कैसे कवर करना है, और जो मोस्ट फेवरेबल आइटम थी या कोई ऐसा चीज थी जो आपको पसंद आ रही थी वो क्या है। सो व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट एंड मोस्ट अबाउट योर लास्ट जॉब, इसका आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप। अरे as far as the liking is concerned तो बड़ा आसान है, there are multiple things। आप इसके आंसर में you need to be honest but not to be dead honest। जैसे आप honest रहें ताकि आप उसको कैरी, आपको इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे ऑनेस्ट, तो आप ऑनेस्टी के साथ जवाब देना, डोंट फैब्रिकेट एनीथिंग। जहाँ पे आप फैब्रिकेशन करने जाते हैं वो तीसरे चौथे सवाल पे जाके यू कैन फेल, बिकॉज वो सवाल पे अगला सवाल होता है, उससे अगला होता है, बिकॉज जो इंटरव्यूअर होता है वो भी इंटरव्यू पेट क्वेश्चन रख के नहीं बैठा होता, कुछ ना कुछ वो बीच में मेंट कर रहा होता है, बिकॉज वो भी 10 12 15 50 20 इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, तो वो पेट क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। वो पूछ चुका होता है कि मैंने पहले वाले से क्या पूछा है आपने, बट उसके जहन में खाका होता है कि उसने किस तरह का इंटरव्यू करना है। सो लाइक फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, मैं आज तक अगर मुझे अपनी मिसाल में जो अपनी एग्जांपल्स मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप जो आने वाले हाँ हाँ। नौरी जनरेशन को पता हो। अब मुझे सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छी लगती है जो आपकी ट्रेनिंग्स करवाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियसली काम किया है, चाहे वो काकोर है, चाहे लीवाइज है, चाहे शाउल खाना में है, चाहे ऑक्सीजन है, ये गुड है ट्रेनिंग्स। अब मैं क्यों ट्रेनिंग्स के लिए कहता हूँ मुझे अच्छी लगती है, उसकी रीजन ये है कि उससे आप ग्रो भी करते हैं, आप नई टेक्नोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपने आप की अपने सीवीडी से पूरे कर रहे होते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप नई जो मार्केट के अंदर न्यू नॉर्म्स आ रही हैं उसको भी स्टडी करके सो लर्न कर रहे हैं, तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप अदरवाइज अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो आपने जो सीख लिया है या आप ऑन जॉब सीख रहे हैं, आप उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं, उसी से लर्न कर रहे हैं। तो मुझे वो अच्छी लगती है ट्रेनिंग। सो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है इसका जवाब देना। आप लोगों के इसमें आप इवन इस वेरी सिंपल आंसर भी होता है कि यार फ्रीलांसर्स हैं, दैट्स फाइन, मेडिकल अच्छा है, दे गुड मेडिकल, they give good trainings down there. Yeah, they have a good team culture down there. There are multiple things. They give you a comfortable setting down there. They can means आपकी proper gadgets आपको देते हैं in order to work on. Timings proper हैं, work life balance है. So लेकिन अब अगेन मैं फिर कोई बात करूंगा कि आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ही पता होना चाहिए जहाँ आप जा रहे हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है या उनकी नेचर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप वहां पे जाके कहेंगे मुझे पिछली ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पसंद थी कि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस था, तो वो कहेंगे सर यहाँ पे तो नहीं है, तो आप यू आर डेड, यू आर गॉन। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलर एफएमसीजी इंडस्ट्री होगी उसमें नॉर्मली थोड़ा सा सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपका वर्क लाइफ बैलेंस हार्ड होता जरूर है। सेम फॉर सम अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, बट एफएमसीजी में बड़ा कॉमन हो जाता है समटाइम्स। बट फिर वही कह रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं होगा इंडस्ट्री के बारे में, अच्छा एक और मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप अगर गूगल करें ना तो समवेयर
मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के रिव्यूज आ रहे होते हैं, टीम वालों के हैं या बाइट के हैं, और ऑर्गेनाइजेशन क्लास स्टोर पे आ रहे होते हैं, तो रिव्यूज आप भी देखेंगे उन रिव्यूज में कुछ 20-25 रिव्यूज होते हैं, वो हार्डली इट टेक यू ओनली 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम, बहुत ज्यादा आप सर्च, उससे पता लग जाता है कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। तो कुछ आपके ऑब्वियसली जाने वाले भी होते हैं, आपके इंस्टीट्यूट भी हेल्प आउट कर लेता है, यू टॉक बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। सो लाइकिंग तो आसान है, नाउ व्हेन इट कम्स टू डिसलाइकिंग, तो एक टिप फॉर श्योर है कि नेवर एवर स्पीक अबाउट नेगेटिविटी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज नेगेटिविटी भी, और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल हो रहा है, अनएथिकल हो रहा है, सो मेक श्योर कि आप यू आर आल्सो बाउंड बाय योर रेगुलेटर, आपकी जो इंस्टीट्यूट बॉडी है उसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी का एक बहुत मेजर पोर्शन है, आपने उसको बिल्कुल अबाइड बाय करना है, सिक्योर करना है बिफोर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट दैट पार्टिकुलर। क्योंकि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप वहां से आगे हैं लेकिन वहाँ स्टिल 1999 के 2000 बंदा काम है, 1999 स्टिल काम कर रहा है, एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन के उसी कल्चर के अंदर रहते हुए। तो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही भाई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ शराब थे या अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी। ना उसका आंसर क्या हो सकता है जी, मुझे क्या पसंद नहीं है। सो इट कैन बी स्टार्टिंग, मतलब इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग जी, एक ब्रेक, आपका जो ब्रेक टाइम है वो 15 मिनट्स का था, मैं उसमें नहीं कर पाया, कैटर नहीं कर पाता था। अब ना 15 मिनट्स का ब्रेक टाइम अगर जेन्युइन था, मैं मिसाल दूं, मुझे एक बंदे ने आके एक इंटरव्यू में कहा जी 15 मिनट्स का ब्रेक टाइम वहाँ पे मिलता था मुझे, नो दैट फाइन। वो जवाब था ये था कि मुझे 15 मिनट के ब्रेक टाइम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि उसमें नमाज नहीं पढ़ पाता, मैं उसमें लंच नहीं कर पाता। ओके दैट्स फाइन। उसकी जस्टिफिकेशन थी कि मैं क्यों, मैं ऑर्गेनाइजेशन को बुरा नहीं कह रहा, उससे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एवरीवन इज फिट इन, बट मुझे ये प्रॉब्लम आती थी। तो आप जो भी आंसर दें तो वो ऑनेस्टी पे हो, मतलब आप ऐसा कुछ ना कहें जो गलत है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब आपको फ्री लंचेस नहीं मिल रहे, मुझे सेकंड पास फ्री लंचेस मिलते थे, यहाँ पे नहीं मिल रहे, या मे भी हो सकता है कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज की पसंद नहीं है, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस मेडिकल फैसिलिटी थी। बट अगेन मैं वो कहता हूँ कि कोई भी जवाब दें तो इट मस्ट बी लिंक्ड इन टर्म्स ऑफ वेयर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक चीज से मुझे थोड़ा सा आई वुड से, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए, बट आई डू, विच इज लाइक कि से मुझे एक पिछले ऑर्गेनाइजेशन में मसला रहा कि वहाँ पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मसला रहा कि वहाँ पे लीव आपको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। सो अब मैं ये बताऊंगा नहीं वहाँ पे जाके मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, बट ऑन द अदर साइड से ड्रॉबैक ये कि मुझे ये भी पता नहीं होगा कि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं जा रहा हूँ उसकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो मेरा डिस्कम्फर्ट लेवल रहेगा। तो या तो मैं स्टडी करूंगा, या एक और अभी हम आगे जाएंगे तो बात करेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, तो दैट इज द राइट फोरम देयर टू आस्क सच क्वेश्चंस कि आप लोगों का क्या है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन देयर। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी आपको अपने माइंड में ही पता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन पिछली को किसी वजह से छोड़ा है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ड्यूरिंग दैट पार्टिकुलर टाइम फ्रेम जिस तरह से पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें अगेन आई एम सेइंग कि 90% ऑफ कैंडिडेट्स आई हैव इंटरव्यूड, उनसे पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर मी कि यार ये किस तरह हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए आए हो, आपको क्वेश्चन ही नहीं है, तो दैट मींस यू आर नॉट सीरियस। आप सो दिस इज वेयर आई से कि ये भी आपका आगे डिस्कस करते जाएंगे, मैं इस वक्त मैं एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा। बिल्कुल, जैसे जवाद ने कहा यहाँ से बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा एडिशन मैं भी करता चलूँ। ये जो इन्होंने 15 मिनट्स की बात की, बल्कि जिन कैंडिडेट्स के मैंने इंटरव्यूज किए हैं उनमें भी मुझे ये कहा गया कि सिर्फ वहाँ पे 1 घंटे की ब्रेक होती है, बट आई एम नॉट मच सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जो 1 से 2 घंटे की ब्रेक है फ्रॉम 1 PM to 2 PM, वहाँ पे उसके दरमियान भी जो है वो मेरे बॉस मुझे बुला लेते हैं। मैं मतलब घर खाना खाने नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, उसके दरमियान भी मुझे बुला लेते हैं और फिर काम करवाते हैं, और फिर उसके बाद अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो उसकी परमिशन नहीं मिलती। तो ये वो चीजें हैं जो कि अपेरेंटली जस्टिफाइबल लगती हैं एक न्यू एम्प्लॉयर को, और वो इस चीज को समझता भी है। ठीक है, सो जवाब अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। इसमें जी क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन ये है कि जी मुझसे एम्प्लॉयर ने पूछा कि आपके एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ 3 साल का है, वो भी ट्रेनी का, तो मैं आपको मैनेजरियल पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों करूं?
तो मैनेजरियल पोस्ट के लिए आपको हायर क्यों करूं? तो मेरा इसमें पहले तो ये है कि या तो वो ऑर्गेनाइजेशन साइज में बहुत छोटी होगी जिसने मतलब ये बुलाया होगा आपको, ऑब्वियसली बिगर ऑर्गेनाइजेशंस विद ओनली 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको मैनेजरियल पोजीशन के लिए, मतलब सीनियर मैनेजरियल पोजीशन के लिए तो बुलाएंगी नहीं, या उसने फिर आपकी सीवी जो है वो देखी नहीं है। लेकिन हम जवाब से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज मैं 100% एग्री करूंगा कि जब बच्चा को सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो हमने भी अपने इनिशियल स्टेजेस और कैरियर हमने भी ये देखा कि सवाल अजीब सा पूछते हैं कि आप सीवी आपके सामने है, आप सामने बैठे पूछा जाता है कि आपने ये नहीं किया हुआ, तो हम आपको भाई आपने नहीं किया तो यू शुड नॉट हैव टोल्ड मी। सो दूसरी बात ये है कि मैं 100% एग्री करूंगा कि 3 साल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बाद आई वांट I might not be able to hire you as a manager। मुझे आप पूछेंगे तो मैं definitely consider नहीं कर सकूंगा at that point in time because इसके कुछ prerequisites हैं। Because an intern, you are आपने internship जब किया आपने तो management perspective में you haven't seen anything in that perspective। But yes, now there are exceptions as well। अब जब आपने इंटर्नशिप की है तो आपने इंटर्नशिप में क्या किया, या तो फिर आप उस इंटर्नशिप से जस्टिफाई कर सकेंगे कि मैंने जब इंटर्नशिप की तो मुझे ये एक्स प्रोजेक्ट दिया गया, इस एक्स प्रोजेक्ट को मैंने इस तरह मैनेज किया, तो आई फील लाइक कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज एक ये मेरा जो प्रोजेक्ट है दैट कैन प्ले अ पार्ट। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मे बी आपके प्रोफाइल में आपने जो कवर लेटर दिया उसमें आपने उस प्रोजेक्ट का जिक्र किया और जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो गए। तो अगला सवाल ये है कि क्यों, तो आप नहीं बता, मेरा दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ कि जो आपने उस इंटर्नशिप के दौरान में कोई प्रोजेक्ट है जो होली सोली हैंडल किया है, जिसमें आप मैनेज किया उस प्रोजेक्ट को, तो आपको बताएं हमको, एंड देन देयर इफ इट क्लिक्स देन यू हैव अ ग्रेट चांस टू। लेकिन ऑब्वियसली आपको मैनेजरियल पोजीशन का कोई ना कोई आपको अपना टेन्योर या फिर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जिसको आप जस्टिफाई कर सकेंगे कि आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। सो क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने फिर बुलाया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फिर ऑब्वियसली सीवी में कुछ ऐसा देखा होगा जिसके लिए बुलाया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी वो वसीम का है, व्हाई यू लीव योर लास्ट जॉब। वसीम जी हमारा क्वेश्चन शॉर्ट लिस्टेड है, इसको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं इन अ व्हाइल। चलें जवाब, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर है, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फेलियर एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट। आपका ग्रेटेस्ट फेलियर क्या है? और इसमें जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लोग तो कहते हैं जी हमारा तो कोई फेलियर है ही नहीं, हम तो शुरू से सक्सेसफुल आदमी है। तो काइंडली आप मुझे बताना चाहेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली आप सीख रहे हैं, आप शुरू से आ रहे हैं सीखते हुए, एक जूनियर पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता रोल ओवर करते करते टिल सीनियर पोजीशन, तो ऑब्वियसली फेलियर्स तो हैं, फेलियर से बगैर तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। सो मुझे बताइएगा कि इसमें कैसे इसको कवर किया जाए। अच्छा, दैट्स फॉर श्योर। ये जब कोई ये कहता है कि मेरा कोई फेलियर नहीं है, तो अब वो फेलियर इज नॉट नेसेसरी कि फेलियर का एक क्वांटम बहुत बड़ा हो तो फेलियर होगा। वो फेलियर आपका किसी एक पार्टिकुलर डे पे टाइम पे ना पहुंचना भी हो सकता है, फॉर एनीबॉडी टाइम पे नहीं पहुंचा जिसकी वजह से तो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट आपने मिस किया एंड यू आर लाइक यू लर्न फ्रॉम इट। लाइक फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम अराउंड आई वाज गोइंग अब्रॉड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में। अब मैंने कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, मैंने जिंदगी में कभी कनेक्टिंग फ्लाइट का सिंगल फ्लाइट तो की हुई थी, कनेक्टिंग फ्लाइट कभी नहीं देखी हुई थी। तो हाउ डू टैप दैट कनेक्टिंग फ्लाइट आउट। अब हुआ ये कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, अब आई अंडरस्टूड, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि यार ये अगर प्लेटफॉर्म है तो अगला प्लेटफॉर्म ही आसपास ही कहीं पे होगा, आई विल मूव ऑन। मेरा गलती ये कि मैंने वहाँ पे थोड़ी देर के रुक गया फॉर पर्सपेक्टिव पानी लेने के लिए, एंड देयर व्हाइल आई डिडंट नो कि दूसरी चीज़ों में मिस कर गया। उसमें ये था कि मुझे ये बिल्कुल भूल गया कि मैं एक डिफरेंट टाइम फ्रेम में बैठा हूँ। मतलब मैं पाकिस्तान से अब सिंगापुर पहुंच चुका हूँ, इसमें 3-4 घंटे का डिफरेंस है। मैं कंप्लीटली फॉरगॉट दैट पर्सपेक्टिव। मेरे को 3 घंटे पड़े मेरे को, तभी मैंने घड़ी देखी है ना, ऐसे 3 घंटे। अब ये इट कैन बी एनीथिंग, मैं मेंटली टायर्ड था, मैं कहीं ऑक्यूपाइड था, इट कैन बी एनीथिंग, बट आई मिस दैट ट्रेनिंग। और उसका मुझे डिस्कशन दी हुई कि मुझे उसका वार्निंग लेटर मिला एक सर्टेन पॉइंट टाइम। मैं इनिशियल फेजेस की बात बता रहा हूँ अपने कैरियर, तो उससे मैंने लर्न ये कर लिया कि यू नीड टू बी विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ योर स्केड्यूल। अब उसके बाद जिंदगी में कभी अब मैं फ्लाइट नहीं मिस करूंगा, जिंदगी में टाइम भी मिस नहीं करूंगा। मैं अब जाते हुए अपनी वॉचेज हैं उसको मैनेज कर देता हूँ। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, अभी की नहीं बात कर रही हूँ, आप बात बता रहा हूँ 12-13 साल पहले जब टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। मुझे नहीं पता कि आप में से जितने कितने लोगों ने ऑडिट फर्म में काम किया है। हमने उन टाइम पे ऑडिट फर्म में काम किया जिस टाइम पे वो ऑलमोस्ट लाइक आपकी जो A5 साइज की या A6 साइज की वॉचिंग शीट्स होती थी, जिसमें हम मैन्युअली काम करते हैं, लैपटॉप नहीं दिए जाते थे, तो मैन्युअली काम करते थे, उसमें हर चीज चेक करते थे। अब तो लैपटॉप्स आ गए हैं। तो ये मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जिसमें लाइक टेक्नोलॉजी भी इस तरह नहीं थी, मोबाइल भी इतने कॉमन नहीं थे, और
जो आपके इस वक्त गैजेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इस लेवल पे इतने चीप गैजेट्स अवेलेबल भी नहीं थे कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी नहीं होती। तो मेरे केस में मेरा आई कंसिडर्ड माय फेलियर एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब इसी तरह आप समटाइम हो सकता है कि जो आपको पार्टिकुलर टास्क दिया गया, आप उसको टाइम मैनेज नहीं कर सकते, इट हैपेंस। अब वो आप किसी टाइम पे हुआ, मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मेरा मेरा एज एन इंटरव्यूअर उसमें ये है कि आपने उसके बाद क्या किया। मेरा एक अगर आप उससे सीखा क्या, दैट टू मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं आपके फेलियर में शायद इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने उसके बाद क्या किया। हाँ, अगर कोई इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम आई है आपके पर्सपेक्टिव में, जो अगर हुई है, तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू शेयर, बिकॉज ऐसी बात शेयर करने वाली होती नहीं है, बट वो आपके बैकग्राउंड चेक से पता लग जाती है समहाउ। बट द थिंग इज कि वो बात बताने वाली नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे जो आप समझते हैं कि उसका इतनी बड़ी रिपरकशन नहीं थी, आपसे गलती हुई है, आपने उसको लर्न कर लिया, तो आप बता सकते हैं। बट अगर कोई एथिकल पैरामीटर्स नहीं थे, कोई हैरेसमेंट के इश्यूज नहीं थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो देन दैट्स ओके विद अस, बिकॉज हमें ये होता है कि आपने गलती की है, गलती से क्या सीखा है। दैट्स वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने मिसाल आपको अपनी दी थी कि मैं एक बार इनिशियल स्टेज में लेट हो गया एंड आई लर्न, मेरी ट्रेनिंग मिस हो गई, उसकी मुझे डिप्रेशन भी हुई कि मुझे एक वार्निंग लेटर मुझे इनिशियली मिल गया। देन दे डू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव कि आई, बट दे इन ऑर्डर टू गेट मी लर्न दैट पर्सपेक्टिव, मुझे वो शूट किया। सेम गोज फॉर इन माय लेटर हाफ। मेरे बहुत से लोग जिन टीम में लोगों ने काम किया हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आती है कि आप एक टाइम फ्रेम कमिट कर लेते हैं एंड जो बड़ा कॉमन आपको आ जाता है, ये काम कर लो, हाँ जी हो जाएगा। अब अच्छा ही हो जाएगा, एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते बाद आप पूछते हैं हाँ जी हो जाएगा, ये आखिरी दिन तक ये होता है जी हो जाएगा, एंड डेट हैज टू बी डिलीवर्ड। आपको आपका जूनियर जो बताता है कि जी वो तो सर उसमें ये चीज़ें भी रहती है। तो ये चीज़ें आप बड़ा टर्न ऑफ करती है सर्टेन पॉइंट टाइम। और मेरे हिसाब से अगले बंदे का फेलियर है, बिकॉज आप टाइम मैनेज नहीं कर सके उस पर्सपेक्टिव में। और टाइम मैनेज करने से ज़्यादा आप अपफ्रंटली जाके बता नहीं सके कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो शेयरिंग का पर्सपेक्टिव भी उसमें गैप आया। तो ये ऐसी चीज़ें जिससे आप लर्न कर सकें, बता सकते हैं कि मुझसे ये फेलियर हुआ, मैं आई लर्न विद दैट पर्सपेक्टिव। अगेन, अगर कोई इंटेग्रिटी का इशू नहीं आया, एथिकल इशू नहीं आया, कोई लीगल पर्सपेक्टिव नहीं बना, तो फॉर एनी एम्प्लॉयर दैट्स नॉट एन इशू until unless you have learned of it. मैंने आपको अपनी बेसिक मिसाल बता दी है, मतलब few of might be laughing on that, but that happened with me. इसमें जो जवाद ने कहा, इसमें पूरी डिस्कशन के अंदर एक बहुत ज़्यादा ओवरऑल कंप्लीट को आंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने अपना फेलियर ज़रूर बताना है, लेकिन उसको आपने उसको कैसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेलियर कुछ भी हो सकता है, सवाए उसका मतलब जैसे कि हरासमेंट है या इंटेग्रिटी का कोई इशू, ऑब्वियसली उसके ऊपर तो कोई भी एम्प्लॉयर रिस्क नहीं लेगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी आप फेलियर शेयर करें, लेकिन उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया है, उसको आपने शायद उसको मजीद अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह यही सेम क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया है, मैं आगे गोइंग फॉरवर्ड पूछता हूँ। तो इसमें जो बेस्ट आंसर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जी मैंने एक दफ़ा जो एसओपीज बनाए थे, एसओपीज ड्राफ्ट किए थे, और वो मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लिए विदाउट शेयरिंग माय मैनेजर। ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैनेजर जो है वो उन्होंने मुझसे ऑब्वियसली वो अग्रेसिव भी हुए सारा कुछ, बट उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड मैंने उनको अपनी हर कम्युनिकेशन के अंदर उनको लूप में रखा, और जो भी डिसीजन लेता था उनसे मैं डिस्कस करके मीटिंग फाइनलाइज करके अपने मैनेजर को और खुद को एक पेज पे ले आता था, और देन फिर हम वो सेम डिस्कशन जो है वो हम क्लाइंट के साथ आगे हम कन्वे करते थे। सो आपने अपने फेलियर को कैसे कन्वर्ट किया, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी अपॉर्चुनिटी में। इसको आप इस तरह से कर लें कि आपने अपना नुकसान बताना है और उस नुकसान को आपने कैसे फायदे में कन्वर्ट किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू जवाद। नेक्स्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़े से टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लें, ताकि जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, एम्बिग्विटीज हैं, वो क्लियर हो जाए हमारी फ्रेटर्निटी की। जी इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है वसीम इलियास का भी यही क्वेश्चन है, और जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो भी यही है। व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब? आप अपनी जॉब को छोड़ना क्यों चाह रहे हैं? अगेन इसमें बस थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा, फिर वही जवाब साहब के पास, कि इसमें आपने अपनी नेगेटिविटी कुछ नहीं बतानी कि आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, वहाँ के बॉस के साथ सेटलमेंट नहीं है, कल्चर नहीं है अच्छा, ये चीजें नहीं डिस्कस करनी। अगेन बी पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। नाउ जवाब इट्स बताइएगा। नहीं, 100% एग्री जी। इसमें नेगेटिविटी तो फॉर श्योर यू कैन नॉट, उसमें तो बतानी भी चाहिए टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ। उसको होता ये है कि आप को ये क्लियर हो जाए आप छोड़ किसे रहे हैं। प्रोबेबली अगर तो आप किसी एथिकल पैरामीटर से छोड़ रहे हैं, तो वो आपका और प्रमोशन का मामला है। इट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज। मैं फिर वही बात करता हूँ कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आपका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट का, आपके सीसी का, आपको उसको अबाइड बाय करना है।
तो जब आप उसको ध्यान में रखते हैं तो आपको ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई चीज़ कोई कॉन्फिडेंशियल को आप नेगेटिविटी है, डेफिनेटली वो नेगेटिविटी से प्रॉब्लली कॉन्फिडेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या होगा। हाँ, अगर तो कोई आपको वहाँ पे हरासमेंट वगैरह का इशू फेस हो गया है या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे आप मजबूर थे करने की और वो ऐसी चीज़ें जो पब्लिक भी है तो देन फिर आप शेयर कर सकते हो। पर नॉर्मली होता ये है कि आप अगर मुझसे मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ कभी दोबारा में, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ, पहला स्टार्ट मेरा ये होता है कि एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड उसकी अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव चीजें, उसकी जो स्ट्रेंथ्स है मैंने हमेशा सबसे पहले वो डिस्कस की। तो दैट गिव्स यू एटलीस्ट, इसमें दो चीजें हो जाती हैं कि आपको एक तो आप अपने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर हैं उसको ये बता सकते हैं कि आपने जो काम किया उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या स्ट्रेंथ्स आपको पता थी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ्स आपको ये पता थी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ये स्ट्रेंथ्स है। अब छोड़ने का मतलब अब छोड़ने में मेजॉरिटी केस में आप जब चूंकि आप इसको इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी केस में आप लोग छोड़ रहे होते हो पर्क्स एंड बेनिफिट के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा सुनने में आते हैं कि पर्क्स थोड़े थे। अब अगला सवाल भी वही आता है, मैं कोई अभी गो बैक टू माय फर्स्ट कमेंट कि आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में क्या पर्क्स एंड बेनिफिट, ये ना हो कि आप वहाँ पर्क्स एंड बेनिफिट छोड़ के आ रहे हैं और यहाँ पे आप फिर वही, और अगर किसी और छोड़ के आ रहे हैं आपने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई है कि जी मुझे पैसे कम मिल रहे थे मैं फिर आप बोलते पैसे में आज ज्वाइन करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा वहाँ भी इतनी मिले थे यहाँ भी इतनी मिले तो अब क्या हुआ। सो और दूसरी बात ये है कि आप ये इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि समटाइम ऐसा होता है कि आप जिस इंडस्ट्री के लिए जा रहे होते हो एज एन एम्प्लॉयर या पोटेंशियल कैंडिडेट गए होते हो उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ होती है, तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मसला नहीं है, दैट आर डूइंग वेरी वेल, बट मैं समझता हूँ कि मैं अपनी स्किल्स को यहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ या मैं मजीद अपने आप को पॉलिश कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसका साइज इसके साइज पे है, आप आईक्यू की तरफ जा रहे हैं मैं इसको लर्न कर सकता हूँ। अब मुझे पता है इंडस्ट्री आप जो किस इंडस्ट्री में गए वहाँ पे क्या है, उससे क्या डायनामिक्स है, लाइक फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो लिस्टिंग की तरफ जाने वाली आने वाली है, तो आप कहते हैं आप आईपीओ की तरफ जा रहे हैं, मेरी लर्निंग पर्सपेक्टिव होगा ये आई वांट टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा तो ये वैल्यूएशन मैं कर सकता हूँ। सो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज बता के पहला सबसे कोशिश ये करें, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या चीज इस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लग रही है, आपकी जगह आप आना चाह रहे हैं, तो उससे भी आंसर ड्राइव करने की कोशिश करें, दैट्स द बेस्ट थिंग आउट ऑफ इट। उसमें आपको ना तो कोई छोटी खबर करनी पिछली क्यों छोड़ी, फिर आपको समझ आ जाएगा, समझ आएगी इसलिए छोड़िए कि वो मुझे ज्वाइन करना चाहता है, एक उससे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप, उसके बाद लग गया कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। एक ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपका इंटरेस्ट शो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, तो इंटरेस्ट तभी शो कर सकेंगे ना जब आप पता होगा ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। सो टू मी दैट इज द बेस्ट आंसर इन दैट पर्सपेक्टिव। अगर आप आने वाली ऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीजें स्ट्रेंथ पकड़ के आप उसको अपना फंड बनाने की कोशिश करो, that is much better instead of बाकी ये कि आप अगर पैसे को छोड़ के आए वही बात है कि until unless you are not aware of कि यार कितना दे रहे हैं तो आपको मसला नहीं है, फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ जाता है समटाइम्स कि अगला कहते हैं अच्छा यार यहाँ पे अगर आप ज़्यादा पैसे के वास्ते आ रहे हो कल आपको कहीं और मिलेगी आप फिर छोड़ रहे होगे, तो दैट इज एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है टू सर्टेन। अब ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, अगर आप इतना अगले बंदे को कन्विंस कर चुके हैं इन द प्रीवियस कन्वर्सेशन जिसमें वो आपको अंडरस्टैंड कर चुका है कि आप बहुत वैल्यू एडिशन कर लोगे उसके लिए, तो वो शायद फिर इस पर्सपेक्टिव को नहीं शायद इतना लेगा, लेकिन दैट अगेन सिचुएशन वेरी करता है। बट अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको तो मेरा एडवाइस यही होगी कि इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग अबाउट द पास्ट ऑर्गेनाइजेशन वीकनेसेस या सिंपली जो डेफिशिएंसीज थी, आप आने वाली ऑर्गेनाइजेशन की कुछ 3-4 मेजर स्ट्रेंथ उठाएं और उसकी बात करें कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला नहीं था, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगा, लर्न कर सकूंगा, वैल्यू ऐड कर सकूंगा। इसमें जवाब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इन जितने भी हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए अभी तक, इनसे यही साबित होता है कि हमारे पास हम जिस कंपनी के लिए जिस एम्प्लॉयर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं हमारी उसके लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसको अपने हर क्वेश्चन के आंसर के साथ लिंक कर सकेंगे। जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, आप इसका आंसर देने की बजाय इनडायरेक्टली आप अपना जो करंट एम्प्लॉयर जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो आपका विश एम्प्लॉयर है, आप जो है उसके बेनिफिट्स बताना शुरू कर दें और अपना इंटरेस्ट शो करें, ना कि आप फिर ऑब्वियसली मतलब जो उन्होंने स्पेसिफिक आंसर पूछा है आप उसका स्पेसिफिकली कोई नेगेटिव आंसर दें। बिल्कुल सही इसी तरह है। और
जब भी मेरा भी यही होता है, जब इंटरव्यू से मैं लेता हूँ तो उसमें जब मैं उनसे पूछता हूँ और जब वो मुझे ये बताते हैं कि सर मैं इस कंपनी में, मैं पिछली कंपनी के बारे में तो नहीं वो मुझे बताते कि क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो मेरी कंपनी के बारे में बताते हैं कि सर इस कंपनी का ये सेटअप बहुत बड़ा है, या फिर ये यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, हमने हमने स्टडी किया, हमने रिसर्च किया, या आपका कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है तो आपकी जो आपकी अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपका शेयर इतने का है, तो जब वो ये बताते हैं तो एक वाकई में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो सीरियस था और वो वाकई में ही तैयारी करके एक इंटरव्यू देने के लिए आया। जी, नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है जी कि अक्सर हम एक ऐसे एम्प्लॉयर पे अप्लाई करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं जिसका हमें एक्सपीरियंस, हमने पहले उस इंडस्ट्री में काम नहीं किया होता। जैसे अगर एक रिसोर्स रिटेल में काम कर रहा है तो उसने मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई किया, अगर उसको कॉल भी आ जाती है तो उसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका तो इस इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है, तो आप कैसे फिट हैं इस जॉब के लिए। जवाब आप स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, वो इस टाइम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ग्रुप हेड ऑफ ऑडिट है, इट्स अ बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आई सऊदीया से, और वो थी रिटेल सेक्टर के लिए, ठीक है, रिटेल सेक्टर के लिए। और वो बहुत बड़ा बेसिकली रिटेल सेक्टर था सऊदीया का। अब उसने मुझे कॉल, उसने कहा मुझे गाइडेंस दें कि मैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे लिंक करूं एक रिटेल सेक्टर के साथ, क्योंकि वो मुझसे पूछेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसे वैल्यू ऐड करेगा। मैंने उसे सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बताए, और वो इवन आप बिलीव करें कि वो सेलेक्ट हो गया और उसे ऑफर लेटर भी हो गया, ऑफर लेटर भी इशू हो गया, सिर्फ इस वजह से कि वो सक्सेसफुली अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस को लिंक कर पाया रिटेल के एक्सपीरियंस के साथ। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी एसएससी फर्टर्निटी है वो ऑब्वियसली सरप्राइज होगी कि एजुकेशनल का एक्सपीरियंस रिटेल सेक्टर के साथ कैसे लिंक हुआ, जबकि सिंपल ये सिर्फ थोड़ी सी सोचने की बात है। देखें, अब मैं कहूँ, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं उन्हें ये कहूंगा कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जब हम, एक मेन एलिमेंट होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या है, फीस है। फीस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैंक के अंदर आती है, अब बैंक के अंदर आती है, मैं उसकी रोज रिकंसिलिएशन करता हूँ बैंक चलान्स के साथ। इसी तरह सेम रिकंसिलिएशन मैं आपके रिटेल सेक्टर में करूंगा। आपके डेली बेसिस के ऊपर कैश सेल्स होंगी, आपका जो सिस्टम में जितनी सेल्स आ रही होंगी, कैश क्रेडिट जितनी भी सेल्स आ रही होंगी, उसको मैं रिकंसाइल करूंगा किसके साथ, अपने फिजिकल कैश के साथ। आपका ये लिंक हो गया। दूसरा, परचेजेस के अंदर मैंने कहा या लिंक कर देना कि सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस तरह एक परचेजेस होती हैं, परचेजेस क्या होती है, यूनिफॉर्म्स परचेज हो जाते हैं, बुक्स परचेज होती हैं, स्टेशनरी परचेज होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मेजर परचेज उनकी ये कंस्ट्रक्शन है और ये चीजें होती हैं। मैंने कहा इसमें जो तुम चीज देख रहे हो उन्हें कह देना जी, ये सेम प्रोक्योरमेंट आप लोग भी करते होंगे रिटेल सेक्टर के अंदर, रॉ मटेरियल खरीदते होंगे, कंस्ट्रक्शन भी करवाते होंगे, परचेजेस, तो वो सेम एलिमेंट्स आप उधर भी लिंक कर देना। तो ये भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस आपका लिंक हो गया रिटेल के एक्सपीरियंस के साथ। उन्हें इसी तरह मैंने कहा ये फ्रॉड के एलिमेंट को आप लिंक कर देना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर फ्रॉड का एलिमेंट क्या है कि फीस जमा नहीं की, बच्चा बैठा हुआ है और क्लासेस ले रहा है। रिटेल के अंदर क्या आपका हो सकता है फ्रॉड का एलिमेंट कि एक बंदा आया, उसने बेसिकली रिटेल पे चीजें ली, और जो कैशियर था उसने कार्ड स्वाइप नहीं किया, या उसने बिल नहीं किया, या उसने सिर्फ कस्टमर से पैसे ले लिए लेकिन उसने डेबिट कार्ड जो है वो कैश ले लिया उसने, लेकिन बिल नहीं निकाल के दिया। जब उसने कस्टमर से कैश ले लिया, बिल नहीं निकाल के दिया, इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं आपकी ज्यादा ही ज्यादा रहेगी, फिजिकल शॉर्ट हो जाएगी, तो ये भी एक आपका फ्रॉड लिंक हो गया। तो जस्ट आपने लिंक करना है, याद रखें, आपने सिर्फ अपनी लिंकेज शो करनी है। लिंकेज जैसे ही आप शो करेंगे, आपका जो एम्प्लॉयर है मैक्सिमम चांस है कि वो इसके साथ कन्विंस हो जाएगा। बात यह है कि आप उस इंडस्ट्री के बारे में जानते कितना है, और उसको आप लिंकेज कितनी परफेक्शन के साथ करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपने करके जानी है घर में, ठीक है। नौजवान, मैंने कुछ ऐड किया है, लेकिन ऑब्वियसली आप सीएफओ आउटफिटर्स रहे हैं, लिवाइस में रहे हैं, आपको पता है कि रिटेल सेक्टर के अंदर क्या होता है, कस्टमर से कैश भी ले लिया जाता है, बिल स्वाइप नहीं किया जाता।
इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है साल बाद। अच्छा बहरहाल अब क्वेश्चन ये था कि एक इंडस्ट्री में मैंने काम नहीं किया लेकिन अप्लाई किया मैंने, मुझे कॉल आ गई, अब मैं उसके एक्सपीरियंस को कैसे लिंक करूंगा, वो मुझसे पूछते हैं ओके जी आप क्यों आना चाहते हैं, आपका तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसका क्या जवाब होना चाहिए? आई डू एग्री टू द रिस्पेक्ट कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं ये उसके आप जो फाइनेंशियल एलिमेंट है, जो आपके पर्सपेक्टिव आप हमारे स्टूडेंट्स की हमारे एफिलिएट्स के पर्सपेक्टिव में जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, तो ऑफकोर्स सब लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स सम हाउ सेम होते हैं, अपार्ट फ्रॉम एका दुका स्टैंडर्ड जो प्रोबेबली इंडस्ट्री शायद वेरी कर जाते हो, बट अक्रॉस द बोर्ड स्टैंडर्ड्स वही हैं, चाहे वो ऑडिटिंग है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर सेम, इवन जो कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेटरी थिंग्स हैं, टैक्स कंप्लायंस हैं, सम हाउ सेम। अदर थिंग इज आपने जो ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव में जो डिफरेंसेस आते हैं आपने उसको ब्रिज करना है। द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज ऑपरेशन, जो आपने बात की कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को आने वाली ऑर्गेनाइजेशन या पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल साइड से आप किस तरह लिंक करेंगे। तो उसमें मेरा ये है कि लिंक आप एक तो उसको लिंक करने के लिए फिर वही बात है कि आपको भी बताना चाहिए कि इंडस्ट्री, नॉलेज, अगर आप नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस्ट्री में, और फिर मेरा ये पर्सपेक्टिव होता है कि अगर आपसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं एफएमसीजी रिटेल से टेक्सटाइल रिटेल के अंदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा हूँ, किसी स्पिनिंग यूनिट के थ्रू में जाऊँ, तो आई शुड अंडरस्टैंड क्या स्पिनिंग यूनिट चलता किस तरह है, उसमें क्या हाउ द नेटवर्क, और उसमें अगेन मैं फिर वो बात होगा हार्डली टेक्स हाफ एन आवर, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें हाउ स्पिनिंग यूनिट्स वर्क, तो आपको स्पिनिंग यूनिट्स के बारे में बता देगा, उसमें आप नई टेक्नोलॉजीज क्या हैं। आप जब आपका इस सवाल का जवाब दे रहे हो ना, तो अगर आप उसको यही बताएंगे तो मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें आई हैव सीन मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, आई रेड एन आर्टिकल रिगार्डिंग दिस पर्सपेक्टिव, जिसमें उन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज की, उससे ये उनकी यूज हुई, तो प्रोबेबली वी कैन एड वैल्यू टू दैट एक्सटेंट, इस जगह पे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, और मैं इसमें ये काम कर सकता हूँ कि मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह एक प्रोजेक्ट टेकअप किया था जो इनोवेशन से रिलेटेड था, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो नेटवर्क आज के दिनों के ऊपर तो आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो प्रोबेबली जो आपका ऑटोमेशन का पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा कंसर्न की मेजोरिटी चीज़ों में, जितनी ऑटोमेशन की बात इधर चल रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है या आरपीएस की बात चल रही है, जितनी आप इन पे आपकी स्टडी होगी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग या ऑपरेशनल एलिमेंट्स के बारे में बातचीत होती है वो होती नहीं है। अब तो बात है कि एटलीस्ट शायद इससे जूनियर लेवल पे शायद सम हो अभी भी हम उसको कंसिडर करते हैं, बट थोड़ा आप सीनियर लेवल पे आ जाए जहाँ पे आपकी सैलरी भी रीजनेबल है, तो आपको टिपिकल अकाउंटिंग, मैं किसी को एज एन अकाउंटिंग हायर करने के लिए एसीसी की रोल नहीं है, मैं प्रीटी मतलब मैं शुरू दूंगा इस बात में कि अगर मुझे अकाउंटिंग करवानी है तो उसके लिए आई एम गुड टू गो विद द बीकॉम, बिकॉज ये सिस्टम ने मुझे इतनी लेवरेज दे दी है कि उसको सिर्फ एक डेबिट क्रेडिट करना अगर आता है तो मैं सिस्टम अगर डेबिट क्रेडिट सही कर रहा है, मैं सिस्टम इज रनिंग माय होल अकाउंटिंग फाइनेंशियल साइकिल, उसमें शायद मुझे आपकी जरूरत नहीं, तो आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसमें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वही बात है कि इंडस्ट्री को स्टडी कर लें, उसके ऑपरेशनल एलिमेंट को स्टडी कर लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्टडी करके जाएं, और प्रीवियसली आपने टेक्नोलॉजीज किस तरह इंप्लीमेंट किए हैं। अब मैं फिर अब ये कि हम इंटरव्यू, मैं आपको इंटरव्यू करके क्या कहना है, मैं जितना मर्जी आपको सिखा दूँ उसके बारे में, या आपको असलान जितना मर्जी सिखा दें या रेडी जो भी सिखा दे, लेकिन अगर आपने पीछे किया कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होता। मतलब फैब्रिकेटेड स्टोरी होती है ना, वो शायद आपको हायर तो करवा देगी, लेकिन वो विद इन मंथ टाइम आप एक्सपोज हो जाओगे, और जब आप एक्सपोज हो जाओगे तो उसमें फिर तीन नुकसान होते हैं। एक आपका इंस्टीट्यूट तो भी कहता होता है, बिकॉज द थिंग इज आप कहते हैं मैंने नेक्स्ट टाइम पीसीसी के पता नहीं आता है, और वो तो बल गया। दूसरा, आप उस पार्टी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे होते हैं स्टोरी के लिए वो भी सारे, और जो आपको वहाँ पे लीड कर रहे होते हैं, जो बंदे जिन्होंने लीड किया होता है उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है कि यार इन्होंने कुछ सिखाया नहीं है, और मतलब कुछ नहीं करते। तो फिर आपने फैब्रिकेट स्टोरी को बिल्कुल ना कीजिए, और करें तो फिर आप इतना आपको पता हो कि यार मैंने लीग किस तरह चलना है। तो जो आपको अपनी स्ट्रेंथ आपको बेहतर बताएं, मतलब मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं बता सकता कि आपकी स्ट्रेंथ, हाँ ये अगर हम कोई काउंसलिंग सेशन अलग से इंडिविजुअल में मुझे रखा हो तो हम उस पर शायद गेज कर सकते हैं, जो इंटरव्यू अगर इसी करना चाहे तो वी कैन हैव सर्टेन इंटरव्यूज विद 5-10 इंडिविजुअल जो भी आपकी हैं, तो हम एक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं सर्टेन टाइम पे, जैसे डेमो इंटरव्यूज, उस पर आपको सब आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बता सकते होंगे, लेकिन इस तरह जेनरिक कोई आंसर नहीं है इसका। बट अगेन पॉइंट हो जाता है कि अपनी प्रीवियस जो स्ट्रेंथ्स हैं एक्सपीरियंस को यूज करते हुए पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अंदर ब्रिज करने की कोशिश करो, दैट्स ऑल इट इज। और उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसको रिसर्च करें थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू गूगलिंग और यूट्यूब।
बिल्कुल जवाब, बिल्कुल जवाब दें जी, बिल्कुल ठीक है। अपने करंट एक्सपीरियंस को ब्रिज करना है, आपने इंजेक्ट करना है कि आप जो कि आप अब जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं उसके लिए कैसे हेल्पफुल है। देखें, ये करना आपने है, लिंक आपने बनाना है। देखिए, आप किसी तरीके से भी लिंक कर दें, उसको बता दें कि इट इज़ रेलेवेंट। मैंने आपको बताया कि ग्रुप हेड ऑफ ऑडिट जिसका ओनली एक्सपीरियंस आफ्टर द आर्टिकल सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का था, उसको रिटेल सेक्टर एक ऑब्वियसली उसको कॉल आई और वो सेलेक्ट भी हो गया। ठीक है, सो इट्स अ बिग एग्जांपल। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जब बाद एक क्वेश्चन आया तबिंदा की तरफ से। क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोड़ देनी चाहिए या मतलब लीव कर देना चाहिए। वैसे मैं बताऊं, मैंने 2.5 साल से ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया, लेकिन अब आप बता दें कि इसका अच्छा क्या आंसर है। आपने भी माशाल्लाह 16 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, बिफोर बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको उसके लिए आपको एक और एडवाइस मिली हो कि अपने मेंटर्स बनाएं विद इन द इंडस्ट्री। आपके जितने आपकी एसीसी बड़ी फ्रेटर्निटी है, तो प्रोबेबली मेरा आई थिंक अभी भी होगा, मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं है तो आई वुड एडवाइस कि आप चूंकि एमएलपी कमेटी में भी हो तो मेक दोस्त मेंटर्स और इन स्टूडेंट्स को या न्यू एफिलिएट्स को मेंटर्स प्रोवाइड करें। जो अगर इंटरव्यूज हो तो वो उस इंटरव्यू जाने से पहले अगर उनके दिमाग में क्वेरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, जैसे एक सवाल है कि मैं किस तरह बेच करूँ, तो मेंटर्स गाइड कर सकें, सो दैट कैन बी हेल्पफुल। अच्छा, अब नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन के कितने अरसे बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगी। अब इसका भी देखिए, देयर इज नो नो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये नो अगेन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, आंसर। मैं ऑर्गेनाइजेशन को हाँ, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन को उस वक्त छोड़ना प्रेफर कर देता हूँ जब मैं समझता हूँ कि यार या तो मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा, बिकॉज हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, आज जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं मेजॉरिटी 80-85% ऑर्गेनाइजेशंस द डे आई स्टार्ट फीलिंग कि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा, या मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा करना चाहता हूँ तो मुझे आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर मुझे फील होता है कि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा, आई मूव ऑन। अदरवाइज ये है कि हम देन देयर आर अदर सर्कमस्टांसेस, अगर आपको कोई ऐसा एथिकल डिलेमा आ गया है, कोई हरासमेंट इश्यूज हैं या कोई बदतमीजी के इश्यूज हैं, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आप अनएथिकल काम करने को बाहर जा रहे हैं, नॉन कंप्लायंसेस हैं, इरेगुलर कंप्लायंसेस हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो टेम्परामेंट है इन ऑर्डर टू डू दैट, मतलब आपका एक सर्टेन, मैं हमेशा कहता हूँ कि एथिकल पर्सपेक्टिव में भी आपका एक सर्टेन टेम्परामेंट है ना, आपका एक लेवल है कि आपने इससे बियॉन्ड नहीं जाना। मैं भी नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल ही हम पार्सल हो गए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं सही, सब कुछ सवाल, लेकिन शाम तक भी डू वॉट एवर एथिकली वी शुड हैव। देयर आर मल्टीपल टाइम जोन जहाँ पे आपको चीजें समहाउ विद इन सर्टेन लीगल पैरामीटर्स में रहते हुए मैनेज करनी पड़ती हैं, जिसके लिए जिसको हम लीगल प्लानिंग कहते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग कहते हैं, टैक्स प्लानिंग कहते हैं, व्हाटसोएवर इट इज, तो आपको मैनेज करनी पड़ती है चीजें। बट दूसरी बात वही बात है कि अगर आप यू फील कि आपकी लर्निंग रुक गई है, आपकी ग्रोथ रुक गई है, यू फील कि आप मुझे फर्दर ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, आपके समा होता है कि आपके ऊपर जो सीनियर बैठे हैं वही आप देख रहे हैं कितना बड़ा 16 साल साथ से बैठे, प्रमोशन नहीं हो रही है, और आपको नजर आ रहा है कि हम यहीं पे हूँ, तो आपको मूव करें ना, आप सारी जिंदगी एक जगह पे तो नहीं बैठ रहे हैं। सो इफ यू फील कि मेरी मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब अगर मुझे आप पूछे कि मैं जितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरा हमेशा यही रहा है कि 1-1.5 साल में मैं 1 साल या 1.5 साल बाद मैं या तो लोगों के अंदर रोल स्विच कर दूं विद इन वन डिपार्टमेंट, विद इन वन डोमेन टू एनदर डोमेन, या उनको एलिवेट हो रहे हो या उनको कुछ नई असाइनमेंट दी जा रही है, तो दे गेट दे एक तो वो एक्साइटेड रहे, वैल्यू ऐड कर सकें, लर्न कर सकें और आगे भी जा सकें। अदरवाइज तो जब आप फील हो जाएगा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लर्निंग रुक गई है, तो दैट्स द वन थिंग। और तीसरा चीज जो हमें बता दिया जाए तो एथिकल पैरामीटर, हम समझते हैं कि आज चीजें बियॉन्ड योर एपिटाइट चली गई हैं, तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, देन वी आर कॉम्प्रोमाइज। इसमें मैं भी यही ऐड करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आपके पास जब अपॉर्चुनिटी एक जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, हायरिंग प्रोसेस होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। 1 महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है। इसमें अगर आपको लगता है कि एक फीलर आना शुरू हो जाता है आपको, आप अप्लाई करना शुरू कर दें। इफ यू गेट दी बेटर अपॉर्चुनिटी देन यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको नहीं मिल रही देन ऑब्वियसली आप उस पे आप अपना टाइम गुजारते रहें। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है देन ऑब्वियसली गो फॉर दी न्यू अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जवाब जो हमारा क्वेश्चन है जो वो ये है कि जी अक्सर एम्प्लॉयर ये क्वेश्चन पूछता है, वो ये चेक करने के लिए पूछता है, उसकी मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ
कि कॉन्फिडेंशियलिटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। उससे ये पूछता है इफ यू फाउंड आउट योर कंपनी वाज डूइंग समथिंग अगेंस्ट द लॉ लाइक फ्रॉड, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते हैं उस सूरत में? ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर कोई फ्रॉड कर रहा है या अगेंस्ट द लॉ कुछ ऐसी चीज कर रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि एम्प्लॉयर किस पर्सपेक्टिव से आंसर सुनना चाह रहा है या किस पर्सपेक्टिव से उसने ये क्वेश्चन किया है। नाउ इस केस के अंदर हम ये हम ब्लंटली कह दें कि जी इस तरह तो मैंने सिनेरियो फेस नहीं किया, या फिर फेस किया तो टैकल कैसे किया? जी जवाब। अच्छा, इसमें ये कहना है कि फेस नहीं किया, प्रोबेबली अब तो खैर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर एथिकल कोड्स बने हुए हैं। तो आप जब जाते हैं वो बेशक आपको अगर वॉर्ड से अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या जो पहले ना फिर डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं, वॉर्ड से पढ़ लिया जाए तो उसमें एक आधा पेज लास्ट में होता है जिसमें लिखा होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो मेजॉरिटी केस में पढ़ते नहीं है, पढ़ते हम समझते हैं पेपर ही है बस। तो अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एमएससी में बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है कि आपको ऐसा डायलेमा फेस करते हैं तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके मुताबिक आप उसका जवाब दे रहे होते हैं या उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। बड़ा क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट है, एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको उसका एक रिफ्रेशर भी दिया जाता है एंड साइन ऑफ होते हैं उसके पर्सपेक्टिव में। अब उसमें वो थर्ड पार्टी को हायर किया होता है या इंटरनली उन्होंने सेपरेट कमेटीज बनाई होती हैं, या अगर पहले स्टेप्स डिफाइन किए होते हैं कि आप अपने सीनियर से जाके बात कर लें या उससे ऊपर एक स्टेप लेके चलें, एस्केलेट कर दें, या उसके बाद अगर आप समझते हैं कि यार ये जो एस्केलेटिंग जहाँ पे एस्केलेट करने जा रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है समहाउ, तो देन यू गो टू दैट एथिकल कमेटी जो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक सेपरेट कमेटी होती है और आपकी कंसर्न को वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है अंटिल अनलेस के कुछ चीज प्रूव होने के बाद भी देन गेट्स अंडर तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सो इसके केस में एक तो ये कि प्रोबेबली इसका आंसर ये, अगर आप नहीं फेस किया हुआ तो इसका आंसर यही है कि मैंने फेस नहीं किया हुआ, बट मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में तो ऐसा है कि उन्होंने ये बताया हुआ था कि आपने अगर प्रैक्टिकल डायलेमा फेस करें तो ये एक अथॉरिटी अवेलेबल है, आप एचआर के पास है या वो सेपरेट कमेटी है व्हाट एवर इट इज, या आपके सीनियर्स हैं, सीनियर के ऊपर एक सीनियर एस्केलेट करना चाह रहे हैं दैट्स हाउ इट वर्क्स, और वो ईमेल के थ्रू भी हैं और टोल-फ्री नंबर्स भी होते हैं, डायरेक्ट आप एचआर को फोन कर सकते हैं। दैट्स द आंसर। इंस्टेड आपने ये बात फॉर श्योर है कि आपने अपनी ये नहीं शेयर करना कि जी मुझे एथिकली मैंने ये देखा था तो मैंने ये किया, अगर आपने एथिकली कुछ फेस किया भी प्रीवियस नेशन में और आप उसमें करना है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसा कुछ फेस करने क्या करेंगे और उस केस में आप ये करेंगे। दूसरा ये होता है कि आप मकसद ये होता है कि ऐसा ना हो कि आप ये भी चेक किया जाता है आप कितना रिएक्टिव हैं चीज में, आप किस तरह प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, अगर आपने वैसी प्रॉब्लम फेस की तो आपने क्या किया, तो उसमें बिल्कुल आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज फॉलो की कि नहीं की। एक ऑर्गेनाइजेशन हम्म, पॉलिसी में ना एक आप एक आपको कहा गया कि ये पॉलिसी क्लियर डिफाइन करती है कि आपने अथॉरिटी के पास जाना है, आप उसके पास से गए उससे अगली के पास चले गए या किसी और एक्सपायरी के पास जाके आपने शेयर देना शुरू कर दिया, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी एलिमेंट को हर्ट किया ही किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वायलेट कर दी। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू चेक। इसका सबसे बेहतरीन आंसर ये है कि एज पर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, एज पर ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट, और वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो यू गो टू अच्छा, दिस इज ऑल। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इसमें जो है एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम ये मतलब डिस्कस किया जाता है कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स? ये क्वेश्चन हमसे उसामा मोहम्मद ने पूछा है। तो व्हाट डू यू थिंक इसका क्या आंसर होना चाहिए? जब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ तो कोई कह देता है सर मैनेजर की पोजीशन पे, सर आपकी जगह पे आना चाहता हूँ, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, द थिंग इज कि नेक्स्ट 5 इयर्स अब आपका एक कैरियर पाथ है वो आपको बहुत बेहतर पता है, आप किस पोजीशन में इस पे डिपेंड करता है, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप हैं तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की का आइडिया होना चाहिए इसको आंसर करने की, उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्कीज क्या है। जस्ट फॉर मेक सेक ऑफ एग्जांपल्स, मैं नाम तो नहीं ले सकूंगा ऑर्गेनाइजेशंस का, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी आपकी लोकल कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे फाइनेंस कैपिटलाइजेशन फाइनेंस इफेक्टिव है, बट सैलरीज प्रॉब्ली कुछ कंपनीज के जो आपकी छोटी कंपनी के सीएफओ से ज़्यादा सैलरीज है उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर या पर्क्स हैं। अब ना उस ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की इस तरह बनी हुई है कि वहाँ पे शायद स्टार्ट ही वो किसी एसोसिएट से करते हैं, देन फाइनेंस एक्टिविस्ट सेकंड और थर्ड टायर पे आ जाता है, वो अच्छी सैलरी वहाँ पे होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले तो पर्सपेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, एंड सेकंडली आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी किधर बैठे हुए हैं ओवर द आपके जो एफिलिएट्स हैं, जो रिमेनिंग एफिलिएट मार्केट है, उनको मार्केट में ओवर 5 इयर्स की एक्सपीरियंस के साथ एवरेज क्या चल रहा है, जिस पर कहाँ पे होते हैं। अब और दूसरी बात है कि आप एम्बिशियस हैं किसी चीज में, तो आई वोंट से कि ये कह देना कि मैं देखिए
आप ये आपसे पूछे 5 इयर्स बाद आप कहाँ पे आप कहेंगे 5 साल बाद मैं देख रहा हूँ मैं अपनी कंपनी खोल के बैठा हुआ हूँ। अब नाउ थिंग इज कि मेरा अगला सवाल ये कि आपने 5 साल बाद कंपनी खोल लेनी तो मैं 5 साल आप पे इन्वेस्ट करूंगा ओवर पीरियड टाइम आप उसका मैं क्यों क्या है? करूँ? तो या तो आप उसको उस पे क्या करेंगे आप ये बात भी एज एन एम्प्लॉयर शायद ये सेल्फिश अप्रोच है कि एम्प्लॉयर ही कहेगा यार 5 साल में आप मैं आप इन्वेस्ट, लेकिन ऑन अदर साइड इफेक्ट है कि वो आपको 5 साल इन्वेस्ट करता है, तो आप वो 5 साल जो इन्वेस्ट करें तो आपको क्या दे रहे हैं, तो या तो आपको ना उस चीज का आंसर होना चाहिए कि मैं डाउन द रोड 5 इयर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में ई कंट्रीब्यूट करने के बाद आई फील कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं या तो पैरेलल कुछ करूंगा या मैं इस लेवल पे बैठा हूँ, वो आपको बताना है पर्सपेक्टिव में। सो वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रहा है। अगर आप अभी अकाउंट फाइनेंस मैनेजर हैं मुझे डाउन द रोड 5 इयर्स में आप कंट्रोलर या फाइनेंस डायरेक्टर या सीएफओ बने होंगे, लेकिन अगर अभी आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हैं आज के दिन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बिल्कुल निचली टायर की पोजीशन है, तो यू नो यू सेल कि 5 इयर्स में शायद सीएफओ की पोजीशन में पहुंचना अनटिल एंड अनलेस कि आपकी कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएंगे, उससे कोई इनकार कर वो आज के दिन कोई इनकार नहीं कर रहा उस चीज से और आपके एम्बिशन से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन रियलिस्टिक आंसर यही है कि आप ऑन द रोड 5 इयर्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन है आपकी और अपनी मार्केट को देखते हुए कि 5 इयर्स ऑन द रोड 5 इयर्स क्वालिफाइड इसलिए कहाँ पे हैं आज के दिन पे आप सर्विस के साथ देखते हुए बात कर लीजिए तो आई बी माई सेल्फ एट दैट कैडर ऑब्वियसली। मैं सब अगर मुझे पूछे तो मैं यहाँ तक भी किसको लेवल दे देता हूँ कि अगर मुझे डॉलर 5 इयर्स कहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप कहते हैं कि एज ऑर्गेनाइजेशन I would like to grow myself in parallel to the organization. Somebody answers this to this question. I'm pretty good to it because वो understand कर वो आपको ये फील दे रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ तो आई एम ओके विद इट। मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपने साथ ग्रो कर रही है तो दैट इज व्हाट आई वांट। तो उससे मुझे ये फील मिलता है कि अगला बंदा ये कह रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो वो ये भी समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ है और वो ये भी समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो मुझे भी ग्रो किया जाएगा, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन भी शो कर रहा है आपको कि आपके साथ वो अटैच रहेगा। So to me, इसका ये आंसर दे दिया जाएगा कि I would like to grow as the organization grows. That works pretty fine. इसमें जैसे जवाद ने कहा इसमें ये आंसर भी दिया जा सकता है जैसे जवाद ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। इसमें एक ऑप्शन के तौर पे एक ऑप्शंस के तौर पे मैं आपको अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर 5 इयर्स मैं अपने आप को अपनी ही फील्ड में मोस्ट परफेक्ट देखता हूँ और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मेरे ऊपर जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जैसे जैसे आप मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे अकाउंटेबल बनाते चले जाएंगे, मैं उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी परफेक्शन के साथ जो है वो फुलफिल करूंगा। मतलब यू नो पॉजिटिव आंसर। और मैं इंटरव्यू को ये समझता हूँ कि इंटरव्यू के जितने भी आंसर्स होते हैं वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो बिल्कुल एक वो बिल्कुल एक ना जिसे आप कह सकते हैं इट्स लाइक अ बॉल, आंसर गोल होता है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अगर आप याद करना चाहें या इसको आप रट्टा लगाना चाहें तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, पोजीशन टू पोजीशन ये वेरी करता है और आपने अपने हर बारी एक नई पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। मैं अपनी ही बात करूं, मैं केपीएमजी से लेकर हॉर्वथ हुसैन चौधरी के उसके बाद मैं चिनाब चेनमन रहा, हाईमाउंट रहा, अब मैं इधर रहा उमर ग्रुप में। मैंने हर बारी इंटरव्यू की स्पेसिफिकली तैयारी की है और हमेशा जो है वो जाके एक अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया है और हर बारी जो है मतलब 4 से 5 इंटरव्यूज होते थे और उसमें अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज भी होते थे, बट आपने अपने आप को कहीं ना कहीं फिट इन करना होता। अच्छा जवाब, एक सवाल खास तौर पे आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जॉबलेस रहते हैं। अब जब बीच में 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का करियर गैप आ जाता है सीवी के अंदर, 1 साल का, 2 साल का, अब ये क्वेश्चन अरसलान का भी है और मैं भी अरसलान हूँ, मैंने भी ये शॉर्टलिस्ट किया हुआ था। तो वो पूछा जाता है कि जी ये क्यों गैप है या व्हाई वाज देयर अ गैप इन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ऑब्वियसली ये समटाइम्स तो एम्प्लॉयर इसको नेगेटिव इम्पैक्ट ले लेता है, लेकिन कुछ अच्छे एम्प्लॉयर्स इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेते, स्पेसिफिकली इन दीज डेज, इन सिनेरियो में जैसे कोविड-19 है तो हर एक को पता है कि यार कंपनीज ने डाउनसाइजिंग की है। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपके सामने एक सीवी आती है, सपोज मैं ही आया हूँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता मेरी सीवी में कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल का गैप है तो आप मुझसे पूछते हैं तो मैं क्या आंसर दूं आपको जिससे आप कन्विंस हो जाएं और सीएफओ के साथ फाइनेंशियल कंट्रोलर की एक पोस्ट होती है उधर आप मुझे रख लें।
अरे जी, फर्स्ट एंड फर्स्ट मेरे लिए शायद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2-3 साल गैप में क्या किया, वो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन उस गैप का होना इज नॉट एन इशू फॉर मी। उस गैप में आपने कुछ नहीं किया तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो जब भी ऐसा गैप आएगा उसके सबसे पर्सपेक्टिव यही आपसे पूछा जाएगा ये गैप क्यों है, क्या हुआ, तो आपने एक तो रीज़न कोई भी हो सकती है, आपने किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ी, एक बिल्कुल ब्रीफ सा उसका एक पर्सपेक्टिव दे के देन आप कहेंगे कि मैंने इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये किया आपने, चाहे उसमें आपने कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट्स किए हैं ओवर पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स की, या आपने अपनी स्टडी पर्सपेक्टिव में कुछ इम्प्रूव किया, या आपने अपनी कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल सेट को इम्प्रूव किया। बिकॉज अगर आप 3 साल फारिग रहे हैं और आप 3 साल पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन थी या आपका एक्सपीरियंस था उसको लेकर मेरे पास आज दोबारा आ जाएंगे, तो मैं या तो आपके एक्सपीरियंस से बैंक करूंगा, या आपने 3 साल आपने क्या किया मैं उसको बैंक करूंगा। इट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स कि जिसमें एक बड़ा कॉमन है प्रोबेबली फॉर, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स एन एप्रोप्रिएट, बट ये एक सिनेरियो बिल्ड होता है कि आप फीमेल से पर्सपेक्टिव में कि मैं आई गॉट मैरिड, सो नाउ मैंने उसमें मैंने एक लीव ली, दैट्स अ वैलिड रीजन, आप उसमें लीव लिया एक साल का, दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरा सिर्फ तो काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज किए हैं मैंने भी, उसमें इससे एक ही एडवाइस उनको ये होती है कि आपने जो एक साल का गैप लिया है दैट इज नॉट एन इशू फॉर, बिकॉज दैट इज नाइन रीजंस कि यू गॉट मैरिड एंड और पेरेंटल लीव्स एंड व्हाटएवर इट इज, लेकिन उसमें आपने कुछ और फर्दर किया कि आपने अपने आप को अपग्रेड रखा या नहीं रखा, दैट इज समथिंग जो आपकी इस पार्टिकुलर सिनेरियो में आंसर वैलिड आंसर बन सकता है। फिर अगर 3 साल आप कुछ गैप भी आ गया, आपने कुछ नहीं, तो ये बात देखिए डाइजेस्टेबल ही नहीं है कि आपने 3 साल अगर आप फारिग हैं, आप 3 साल में कुछ नहीं किया, आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है आप 3 साल तक घर बैठ सकते हो। इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आप लर्न करना चाहते हो चीज़ों को, आप यू आर गुड लर्नर एज वेल एंड यू वांट टू कीप योरसेल्फ अलाइन्ड विद द मार्केट, अलाइन्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी, अलाइन्ड विद द न्यू स्टडी, तो आप कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। आप कहते हैं मैंने ये फला कोर्स कर लिया, अब वो कोर्स मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने जो मेरे जूनियर थे उनको भी एडवाइस करता हूँ कि यार देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अराउंड जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उनको कर लें, कोर्स सिर्फ अवेलेबल हैं। आप अभी भी आई एम से कि वेबसाइट को, देयर आर मल्टीपल अदर वेबसाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट, इसको अगर जाके आओ मौजूद, मतलब पिछले मैंने अगर मुझे पूछे, मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे इस स्टेज को भी आके मैंने एक सैप का रिफ्रेशर कोर्स किया पिछले दिनों में, कोविड का पर्सपेक्टिव का कोई काम नहीं था इतना मुझे मेरे पास, तो आई गो फॉर इट, मतलब वो 16 मतलब 48 आवर्स टोटल बनते थे, तो मैंने 2-3 घंटे दिन में लगा के मैंने वो पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 10 डेज को कंप्लीट कर लिया। अब उससे हुआ है कि मुझे दोबारा एक था रिफ्रेशर कोर्स मेरा रिफ्रेश कर लिया मैंने अपने आप को, तो दैट इज द थिंग। सो आपने क्या किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिकल 3। अगर आपने कहा कि मैंने 3 साल वेस्ट ही किए, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आप होते ना, आप या तो आपने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या आपने कोई बिजनेस, अब ये भी हो सकता है आपने बिजनेस किया आप फेल हो गए, दैट्स फाइन, दैट इज वंडरफुल थिंग कि आपने बिजनेस किया, आपने ट्राई किया, फेल हो गए, हो गया, इज नथिंग, नो हार्म विद इट, इसमें कोई शाइनेस वाली बात नहीं है कि आपने बिजनेस के लिए ट्राई किया नहीं हुआ, दैट्स फाइन, आपने कंसिस्टेंसी आपने अपनी सोचा कि मैं कंसिस्टेंसी करना चाह रहा हूँ, आपने ट्राई तो किया ना, यू हैव ट्राइड समथिंग आउट, उससे आपने कुछ लर्न किया, सो दैट आपने लर्निंग शेयर कर ली, मैंने कंसिस्टेंसी के लिए ट्राई किया, मैंने ये क्लाइंट्स अर्न किए, लेकिन आफ्टर 2-3 क्लाइंट्स के बाद मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल सके, या मार्केट डाउन होगी, इकोनॉमी डाउन होगी, तो मैंने छोटी असाइनमेंट्स की और फील कि मेरा फाइनेंशियल क्रंच है, तो आई नीड टू कम बैक टू द टू वेयर आई बिलोंग, और मेरी लर्निंग होगी कि यार ठीक है मुझे एक इंडस्ट्री ही सूट करती है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट ये कह देना कि मैंने 3 साल कुछ भी नहीं किया, तो दैट इज वो फिर वो उसका मैं कोई बस उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे, उसको आपको कुछ ना कुछ मेरा फिर एडवाइस ये कि खुदा खासा ऐसा कोई मसला आ भी जाए, गैप आ रहा हो, तो उसमें घर में अपने आप को उसको हावी ना करें उस चीज़ को, अपने कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, स्टार्ट लर्निंग ऑन न्यू थिंग्स, लोगों से मिले, नेटवर्किंग करें, मेंटर्स अपने ढूंढें, कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ देखिए आजकल तो मैं कह रहा हूँ कि एवरी अदर डे देयर इज सम न्यू टेक्नोलॉजी, एवरी अदर डे। मैं आपको जब हम आपको क्यों नहीं कह रहे, मैं अभी भी मैं जब किसी कंसल्टेंसी असाइनमेंट के लिए जाता हूँ ना, जब मुझे पता चलता है कि मैंने फला जगह पे किसी क्लाइंट को कंसल्टेंसी पिच करने जाना है, आप इसको बिलीव करें, मैं एटलीस्ट उसके लिए एक हफ्ते तक उसकी प्रिपरेशन करता हूँ आज भी। उससे मुझे पता होता है, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये वीकनेसेस थी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, इंडस्ट्री की ये वीकनेसेस है, और यहाँ से हम इसको लेके चल रहे हैं, तो दिस इज हाउ इट शुड बी। तो आपको ये देखना है कि आपने क्या वीकनेसेस रही हैं और क्या आप कर सकें इस वाले पर्सपेक्टिव के। तो आपको ये बताना ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग 3 सालों में क्या किया, इंस्टेड ऑफ टू स्टे बिल्कुल साइलेंट कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं घर बैठा हूँ 3 साल, तो ये चीज़ नॉट डाइजेस्टेबल, यू नीड टू डू समथिंग।
I guess Aslan is away. I'm not sure. Aslan, are you there? Probably Aslan is away. Just hold a second. Let me try his number. So Aslan will probably net disconnect. Okay, so he will be back in a while. So let's wait for him. But अगर मैं उसी if I continue to the same perspective, मैं वो कहा था कि मैं भी किसी assignment पे जाता हूँ pitch करने के लिए, तो I do study for it. कि इसमें क्या challenges इंडस्ट्री में क्या challenges रहे हैं over the period of time, कहाँ पे value addition हो सकती है, क्या technologies in like, तो जब आप discussion के लिए किसी एक consultancy perspective में जो हम किसी client पर discussion में जाते हैं, तो दो हम जाते तो किसी एक particular perspective को लेके वहाँ पे, but it's always like there is always an opportunity. बीच का आप जब आप स्टडी करके गए होते हो, जब आप डिस्कशन करते हो, तो एक डिस्कशन से दूसरी तीसरी से चौथी बात निकलती है, और उससे यू गेट टू नो ईच अदर, उसमें आप फिर गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें आप देखते हैं आप कितना कितना पेश कर सकते हैं. सेम गोस फॉर एनवायरनमेंट एज वेल. जब आप स्टडी करके जाते हो तो ऐसा कोई सिनेरियो आपको बिल्डअप होता है, तो जब आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप डिस्कस करते हैं, कन्वर्सेशन को ट्राई करते हैं कि ये आपकी इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस हैं, आप उसके साथ टैकल कर रहे हैं, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन हैं, आप उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव इसको सामने रखते हुए आपकी इंडस्ट्री नॉलेज को लेके और जो ट्रेंड्स को लेके जो आपने स्टडी किए होंगे ऑनलाइन, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं वीडियो पोटेंशियल एम्प्लॉयर, तो वहाँ पे आप फिर बता सकते हैं कि वहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या आप अपना वो फर्दर पेश कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आंसर्स यू गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. Aslan is still away. Let's wait for Aslan. Meanwhile, you guys can take some rest if you want to. I'm not sure how that go, because I myself am being here. चलिए, Aslan अब तक नहीं आते, तो instead of stay quiet, so probably let's move on to some other things which employers uh, probably used to ask during the interviews. So let me share a few other questions. Meanwhile, Aslan भी आ जाते हैं, so probably हम लोग उसको वर्कआउट कर सकें. इन टर्म्स ऑफ कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले अरसलान से डिस्कस हो रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज योर प्रोफाइल इटसेल्फ. आपकी प्रोफाइल कितनी इंपॉर्टेंट है जो आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, या उस प्रोफाइल में कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो उसमें क्या टू द बेस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस, जब आप किसी पोजीशन एडवर्टाइज आप देखते हैं, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफाइन होती है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका बजटिंग का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका फोरकास्टिंग का इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका एक पार्टिकुलर ईआरपी के बारे में बात हुई होती है कि उस पार्टिकुलर ईआरपी में आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, या काउंटिंग आईएफआरएस का बारे में बात होती है, या
इन टर्म्स ऑफ एनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में कोई बात होगी उनकी, कॉन्फिडेंशियलिटी के पर्सपेक्टिव में कोई बात है, या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में कोई बात उन्होंने इन द जॉब एडवर्टाइजमेंट अगर पार्टिकुलरली हुई हुई है, दैट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपना CV भेज रहे हैं या अपना कवर लेटर भेज रहे हैं तो उसमें आप उन पार्टिकुलर बज़वर्ड्स को लास्ट में शामिल करें और वो हाईलाइट हुए हों या मेंशन एटलीस्ट हुए हों। समटाइम होता ये है कि आपका बजटिंग और फोरकास्टिंग का एक्सपीरियंस होता है। अब द थिंग इज कि ये मैं आपको अगेन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि नॉर्मली आजकल ये है कि काफी टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग के कैंडिडेट्स। उसमें ये है कि ह्यूमन रिसोर्स के पास या कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक पार्टिकुलर पोजीशन के लिए असाइंड होता है, तो उसको काफी सारी प्रोफाइल्स आती हैं, 1000-1200 प्रोफाइल्स आपको एक समय प्रोफाइल सर्टेन पोजीशन के लिए भी आती है। तो उसको तो हमें शॉर्ट लिस्ट करना होता है कि हाउ टू शॉर्ट लिस्ट देम। तो उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, जो प्रॉब्लली आपका इस टाइम पे आपको कोई ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट आएगा तो वो शायद प्रॉब्लली ज़्यादा बेहतर बता सकेगा। तो उसमें बज़वर्ड्स उसमें पिक किए जाते हैं और प्रोफाइल को उसकी बेस पर सेलेक्ट किया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप प्रोफाइल के प्रोफाइल खोल स्टडी कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइल इनिशियली शॉर्ट लिस्ट नहीं होती बेशक बज़वर्ड नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल अब उसमें लिखा हुआ है कि आपको बजटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपने लव्स तो यूज है, बजटिंग लिखा हुआ है, आपने बजटिंग नहीं यूज किया, आपने जो फोरकास्टिंग यूज कर लिया है। अब वो कभी बजटिंग सर्च किया तो अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं आएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आई सीन कि मैं देखता हूँ कि किस तरह या शॉर्टलिस्टिंग है, तो फिर पता चला कि ये प्रॉब्लम आती है कि आपको एक पार्टिकुलर एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उधर लिखा हुआ है आईएफआरएस, को आईएफआरएस सर्च करता है, आईएफआरएस आता ही नहीं, इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज जब वो उन बज़वर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं या उन पार्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करते हैं तो वो आपकी जो अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट है उसमें से कोई ना कोई वर्ड चूज करके चूज कर रहे होते हैं कि क्या एक गो फॉर। तो बड़ा कॉमन है हमारी, जब हमारी प्रोफाइल में एक सेक्शन होता है जिसको हम ERP या टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि जी एक सर्टेन टेक्नोलॉजी का आप बताते हैं, SAP का या उसका एक्सपीरियंस आपका है, तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स नहीं लिखे होते, अब SAP का एक्सपीरियंस है कितने ईयर्स का है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने यूज किया है, तो वहाँ नजर नहीं आता। या से मैंने आपको कहा कि फोरकास्टिंग का एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स के लिए चाहिए, और आपका टोटल एक्सपीरियंस 7-8 ईयर्स का है, लेकिन 3-4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने फोरकास्टिंग का जिक्र किया है, किसी में नहीं किया, तो वो जो टोटल एक्सपीरियंस सिस्टम उठाता है उसमें से थ्रू वट एवर पैरामीटर्स बीइंग डिफाइंड, अगर वो 4 ईयर्स पूरे नहीं होते तब भी वो आपको उसमें से शॉर्टलिस्ट नहीं करता। अगर आपका इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, बाइट जो आपका एक इंटरनेशनल वेबसाइट है उस पर जाके उसका आप कभी अप्लाई करने जाते हैं, तो उसमें होता ये है कि अगर आप नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते या नंबर ऑफ ईयर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो आपकी आपकी प्रोफाइल से ही उठाता है। और समटाइम वो आपको बताते हैं कि आप XYZ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, आप उसमें लिखा हुआ है कि आपकी X स्किल होनी चाहिए, Y स्किल होनी चाहिए, आप वो मीट नहीं करोगे तो तब भी वो आपको उसमें से शॉर्टलिस्ट नहीं करता। आपको इनिशियली बता देता है कि दो आप इनिशियली शॉर्टलिस्टिंग के ही फारिग हो जाओगे, बट स्टिल इफ यू वांट टू अप्लाई तो यू अप्लाई। तो अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो नजर आता है कि आउट ऑफ 1200 एप्लीकेशंस आपका नंबर कोई इसमें से 708 नंबर है, 709 नंबर है। तो आपको अगर आप किसी ने आप जैसे यूज की है, अगर ये वाई टी आई नॉट बेबी आई नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट वाइट कहते हैं ये वाई टी व्हाट्सएप, तो आप उसको जाए तो आप कभी अप्लाई करके देखें, तो उसमें बताता है कि आपकी एप्लीकेशन का नंबर क्या है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डाउन देयर। तो ये भी बड़ा कॉमन है कि आप ये प्रोफाइल बना रहे हैं। तो दूसरा ये कि एक और क्वेश्चन ये होता है कि जी क्या प्रोफाइल होता है, आप एक प्रोफाइल एक जेनरिक प्रोफाइल बना देते हैं और जब भी जिस भी क्लाइंट पे भेजना होता है, अगर आप दिन में 10 जगह पे अप्लाई करें तो 10 जगह पे वही प्रोफाइल भेजते हैं। तो होता क्या है कि जब कहीं पर भी आप मेजोरिटी केस में जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जॉब्स की, वो जॉब टू जॉब या वो रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट वेरी कर रही होती है, मीन्स के इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रही है या कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। सो अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप अपने CV को अमेंड नहीं भी करते हैं तो मेक श्योर टू अमेंड योर कवर लेटर। अब जब मैं कहता हूँ कवर लेटर को अमेंड करना है तो अमेंड योर कवर लेटर अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। अब तक आप अपनी एटलीस्ट वो अचीवमेंट जरूर हाईलाइट करें उसके अंदर जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे, जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि आपको एक जॉब मिलनी चाहिए है। मैं आपको एक बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ कि लेटली पे ऑलमोस्ट लाइक 3 वीक्स बैक, 3.5 वीक्स बैक मुझे लिंक्डइन पे एक साहब ने अप्रोच किया, वो एक्स PwC थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने देखा है कि एक जगह पे पॉलिशिंग उनके जो HR के हेड हैं उनके सीरियल दोनों आपका लिंक्डइन में कनेक्टेड हैं, तो आप काइंडली मुझे रिकमेंड कर दें उस गाड़ी को। तो मेरे उनसे 3 सवाल थे। मैंने कहा कि उनका एक तो रिक्वायरमेंट है कि आपका 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस
चाहिए। और उसमें तीसरी रिक्वायरमेंट बड़ी कॉमन थी कि आपका SAP का इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपकी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं, तो वो साहब बदल रहे कि जी मुझे तो यानी कि वो तो मेरी मुझे एक्सपीरियंस है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस भी है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस भी समहाउ किसी न किसी तरीके से बन जाता है, और मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का नहीं है, 10 साल का है, लेकिन फिर मैं पूल कर जाऊँगा। वो बदल रहा है उस चीज़ पे, बट एट द एंड आई वाज अनएबल टू कन्विंस हिम टू दैट एस्पेक्ट कि यार एट दिस पॉइंट टाइम विद द गिवन कंपटीशन इन द मार्केट, आपके पास एटलीस्ट 3 में से कोई 1 या 2, अगर 3 या 4 मेजर उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कही हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको पाँचों की या चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। एटलीस्ट इसमें से 50-60% रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हो ना। अगर आप वो 50-60% रिक्वायरमेंट्स भी मीट नहीं कर रहे हैं, देन स्टिल यू वांट टू अप्लाई, फिर आप अप्लाई करते हैं, आप डिसाइड होते हैं कि यार मुझे जवाब नहीं आ रहा है, मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो एक वो पर्सपेक्टिव आ जाता है आपका कि आप शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं हो रही मेरी, आप क्या करें। तो वो एक पर्सपेक्टिव है, तो उसको आपने तो मेरी एडवाइस तो ये है कि जब आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको पहले पढ़ें, उसके मुताबिक अपनी CV को या अपनी प्रोफाइल को अमेंड करें। हाँ, ये मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता कि आप अपनी प्रोफाइल को फैब्रिकेट करें बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। जो बिकॉज होता है ये कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे सवाल जवाब होंगे, और वहाँ पे जब टेक्निकल इंटरव्यू होगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। और जवाब दे, अगर आप किसी भी तरह से ना जवाब देके सिलेक्ट हो भी गए, तो जब प्रैक्टिकली आप समझ जाओगे, जब आपसे नहीं होगा, तब भी दैट विल बी एंड द वर्स्ट सिचुएशन इंस्टीट्यूट के भी नाम बदनाम होता है, एक्सप्लेनेशन सब होता है, वो सब आपकी कंपनी नेक्स्ट जॉब, बिकॉज आप कहीं भी अगली जॉब पे जाते हैं तो पिछला बैकग्राउंड चेक लास्ट में होता है, पूछा जाता है, अच्छे से रेफरेंस चेक होते हैं कि आपका नाम कैसा था, कितना एक्सपीरियंस रहा, क्या कोई मुझे कोई प्रैक्टिकल फैक्टर रिलेटेड, एथिकल एथिक्स रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड कोई मसाइल थे इस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के, तो दैट वर्क्स एज वेल। सो आपको भी प्रोफाइल को डेफिनेटली अमेंड करें बेस्ड ऑन द गिवन रिक्वायरमेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये है कि इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट योरसेल्फ शॉर्टलिस्टेड। जैसे हमने सबसे पहले एक डिस्कशन की थी कि मार्केट स्लो है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप रिक्वायरमेंट्स जो आपको दी गई है उसके मुताबिक आप प्रोफाइल करें और अपनी स्ट्रेंथ शो करें वहाँ पर। अगर आप स्ट्रेंथ शो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। सो ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों के साथ 1-to-1 कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है कि मैं आप लोगों को अनम्यूट करके या आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकूँ। वो अरसलान साहब के पास ही थी, और अनफॉर्चुनेटली अरसलान साहब इज स्टिल अवे। लेट मी रीचेक इधर पहुंचे। Jawad sab, I can unmute them if you want someone to speak. तो मुझे आप बता दीजिएगा उनका नाम, तो I have एक्चुअली मुझे द प्रॉब्लम इसकी मुझे पता नहीं है कि मेरे को स्पीक करना चाह भी रहे, दे वांट एनीवन वांट्स टू स्पीक, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं तो आप टू टेक देयर क्वेश्चंस एंड मैं उनको आंसर कर देता हूं। जी बिल्कुल, मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन है मोहम्मद इजाज की तरफ से कि व्हाट कुड बी द बेस्ट आंसर फॉर एक्सपेक्टेड सैलरी क्वेश्चन व्हिच इज मोस्टली आस्क्ड, इफ यू कैन। फेयर एनफ। तो देखिए जी, जब आपसे पूछा था एक्सपेक्टेड सैलरी, तो हमने इनिशियली बात की थी कि आप इंडस्ट्री को स्टडी करके जाएं और इंडस्ट्री में इस पार्टिकुलर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस पे क्या चल रही मार्केट, उसकी बात आपको पता होना चाहिए, और कभी भी एक स्पेसिफिक नंबर कोट ना करें। पहले तो आप ये कहेंगे आप यू आर अवेलेबल इन द मार्केट बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। सबसे तरीका भी ये होता है कि पहले आप यही इसका आंसर यही करते हैं कि बेस्ड ऑन माय यू नो माय क्रेडेंशियल्स, यू हैव माय क्रेडेंशियल्स, बेस्ड ऑन दैट you can you are the best judge, and based on whatever is the organization budget, based on that I'm okay। एक तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि I would like to first based on you I've shared with you my credentials, so I would like to know what is the company looking for from company is looking forward for this particular role, and what sort of a budget company is looking at or aiming at। तीसरा ये है कि इफ यू आर डेट श्योर कि यार मुझे आपका एक आपके माइंड में एक सर्टेन बजट है, जिसको आप कहते हैं कि मैं इससे ऊपर नीचे नहीं जाऊंगा, तो आप सर्टेन रेंज कोट कर दें। चाहे वो से अगर आप समझते हैं कि यू फील योरसेल्फ कि मैं अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बैठा हूँ मैं अब 1,10,000 से नीचे नहीं आऊंगा, तो कोट समझ कि मैं 1 लाख से लेके 1,30,000 तक के दरमियान में आई एम फ्लेक्सिबल। नेवर कोट अ सिंगल नंबर। जब आप सिंगल नंबर कोट करते हैं तो उसमें फिर एम्प्लॉयर के लिए भी परेशानी हो जाती है कि यार ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है आप, क्योंकि आप जब रेंज शो करते हैं ना फ्लेक्सिबल होते हैं, और जब भी आप रेंज शो करते हैं तब भी आप उसके एंड पे ये जरूर बोलें कि दिस इज स्टिल नेगोशिएबल बेस्ड ऑन
organization's budget is available, because ये होता है कि sometimes आप बहुत ज़्यादा वो बिग कर देते हैं, आप डेस्परेट भी होते हैं क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप फिर लूज कर देते हैं उसको। तो डेस्परेशन में होता ये है कि फिर डेस्परेशन में जो इसका फिर दूसरा एलिमेंट ये है कि आई वॉन्ट रिकमेंड एनीवन टू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन डेस्परेशन, बिकॉज फिर आप कुछ अर्से बाद जब दोबारा लेकर शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आप पे इन्वेस्ट कर चुकी होती है, तो फिर प्रॉब्लम आती है आपको, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। सो आपके लिए एक नंबर होना चाहिए जिसको आप फील किया मैं आई एम ओके विद दैट नंबर, बेस्ड ऑन दैट यू कैन मूव ऑन। अदरवाइज ये है कि बेस्ट सबसे पहले ट्राई ये करें कि ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस क्वेश्चन करने के, उसका क्रॉस क्वेश्चन करने का भी तरीका यही है कि आप पहले पूछेंगे व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रोल, व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन आर यू एक्सपेक्टिंग, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बजट ऑर्गेनाइजेशन इज एबिलिंग। अगर समटाइम्स होता है एम्प्लॉयर भी फ्लेक्सिबल होता है, बता देता है डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयर, अगर वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसके जवाब फिर आप बता दें कि भाई ये रेंज है, इसके नीचे डिफिकल्ट फॉर मी, या स्टिल आप कह सकते हैं नेगोशिएबल है, ये रेंज है बट दिस इज नेगोशिएबल। दिस इज हाउ यू शुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन। Any other question down there? Yes, Jawad sir, another question from Junaid Khalid. What is your last package and how to tackle it if you don't want to disclose? अच्छा, एक चीज फॉर श्योर है, देखिए लास्ट पैकेज आप एक सर्टेन पॉइंट पे डिस्क्लोज शायद ना करना चाहते हो, लेकिन वंस यू गेट सिलेक्टेड तो आपको उसको बतानी है, बिकॉज 99.99% केसेस के अंदर आपकी सैलरी स्लिप्स वेरीफाई होती हैं। दैट्स व्हाट आप मानते हैं कि अपनी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स देते हैं, उसका आंसर ये होता है कि आप नंबर कोड नहीं करना चाहते हो तो आप रेंज, उसमें भी आप रेंज कोड कर देते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 100K प्लस है तो आप उसको कह देते हैं 100K से ऊपर है तो आप कहते हैं 100K प्लस है। अगर आपकी सैलरी 50K प्लस है, 50 से ऊपर जा रहे हैं, एक सर्टेन नंबर आप उसको होल्ड्स में लेंगे। अगर 30,000 35,000 अपने 30K प्लस है, अगर 50,000 प्लस जाए 50K प्लस है, डोंट कोट एग्जैक्ट नंबर, बट आप से 50K प्लस बेनिफिट्स, देयर इज 50K प्लस एंड बेनिफिट्स व्हाटसोएवर इज अवेलेबल। उसमें होता ये है कि ना जवाब देना या ना डिस्कस करने की रीजन नहीं समझ आती, बिकॉज वंस यू आर देयर सो आप एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे हमें बताना ही नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन होता भी इस वक्त है जब प्रॉब्लम ये सर ये कि जब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका जो इंटरव्यू हो है वो सर्टेन पॉइंट पे इस थिंग्स इन बैक ऑफ माइंड के यार ये बंदा है जो मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट स्टेज, तो फिर वो ये देखता है कि यार क्या मैं इसको हायर भी कर सकता हूँ, ये ना हो कि पहले ही इतने पैसे ले रहा है तो मैं आपसे हायर ही कर सकता हूँ। तो वो उस पर्सपेक्टिव में दे वांट कि यार एक सर्टेन नंबर आपसे ले लिया जाए, तो उसमें आप रेंज बता दें कि कहाँ चाहते हैं, पार्टिकुलर कोर्स नहीं करना चाहते, तो अदरवाइज ये कि रेंज वर्क्स। जी जवाब मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, वेबिनार को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो बहरहाल मैंने आपको मैंने मोबाइल ज्वाइन कर लिया। जी क्वेश्चंस के आंसर्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे वो अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली ऑडियंस के हैं वो मुताहिद मैं चाहूंगा कि आप उसको जरा शेयर कर दें ताकि जवाब जो है उसका आंसर दे दें। पर जवाद साहब ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिए हैं, उसके आंसर दे चुके हैं। एक हमारे पास मोहम्मद अदनान है सलात, और वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं और उस पर जवाद साहब और आपका फीडबैक लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप अलाउ करते तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ ताकि वो अपनी स्टोरी जो है आपसे शेयर कर सकें। चलो अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल आप अनम्यूट करें उन्हें और उनका शेयर करना चाहें प्लीज। Okay, Assalamu alaikum. Jawad Sahab, Adnan Salat here. So Jawad Sahab, basically मेरा जो prior experience है जहाँ से मैंने अपना career start किया वो cement industry से start किया। इसके बाद while moving forward with the ACC and masters as well, मैंने एक fintech industry join की back in 2015. In the initial years when I was in the fintech industry, I got an offer from Deloitte, right? उसमें एक जूनियर पोजीशन पे ऑफर हुई मुझे, बट somehow the salary package was not as per my expectation क्योंकि जूनियर पोजीशन थी, so I stick to my existing company. Later on जब ACC complete हुआ, मेरी post graduation complete हुई and I spent almost more than 5 years over here.
अब मुझे एक चीज बहुत ज्यादा हर्डल फेस हो रहा है कि कोई पॉजिटिव मूव नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ। अगर पॉजिटिव मूव की मैं बात करूं तो जहां पे मैं एग्जिस्टिंगली काम कर रहा हूं, गेटिंग लेवल अप्स एंड ऑल दैट स्टफ, बट इन ऑर्डर टू गेट अ बिग मूव यू हैव टू स्विच। ये सेशन में हमने भी सुना कि 2 साल 2.5 साल से ज्यादा आप नई एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं और यू हैव टू मूव ऑन इफ यू वांट सम बेटर पोजीशन। सो इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आई अप्लाइड फॉर बिग कंपनीज एज वेल, उसमें से जॉब इंटरव्यूज भी होते हैं ऑल दैट स्टफ। तो जो मैंने फील किया पर्सनली उसके अंदर एक पॉइंट ये था कि एक अभी बात की कि जब आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू लीव अ जॉब, तो उसमें मैं ये जवाब देता था कि मेरी जो करियर ग्रोथ है in terms of my experience or in terms of my qualification वो seems like stuck, but यहाँ पे हमारी internal learnings बहुत ज़्यादा है। So मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे जो है वो move on करना चाहिए। और somehow मैं जो अपने previous employer है उसके बारे में अगर कोई negative comment नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो interview है, ठीक है, वो उसको ये समझता है कि यार ये अपनी existing job पे इतना ज़्यादा खुश है कि ये शायद अगर हम इसे ऑफर भी कर दें तो ये नहीं आएगा। बट अब अगर ऑन द फ्लाई अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँ, अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता हूँ तो वही बात आती है कि आप उस वे पे जज हो रहे हो तो क्या प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉय के लिए भी जो है वो इस तरह की सिचुएशन हो। एक बहुत बड़ा नाम है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ से मुझे एक एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ। Everything was fine, interview was very smooth and all that. एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, somehow they tried to trigger me कि मेरा पेशेंस चेक करें कि मुझे कितना गुस्सा आता है and all that stuff. So उसके अंदर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन एम्प्लॉयर से पर्सपेक्टिव नेगेटिवली, मतलब they try to pinch out some negative points. उसके अंदर मैंने उन्हें बहुत ही पोलाइटली और पॉजिटिव आंसर्स दिए जहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई गलत बात है नहीं और ऐसी कोई चीज़ है नहीं, अल्लाह ना करे। तो मैंने उनको जवाब दिए, तो वो उनका एक कमेंट था बेसिकली कि जब आप अपनी प्रीवियस जॉब पे इतने खुश हैं तो आपको फिर हम क्यों हायर करें। ये एक चीज मेरे लिए बहुत डीमोटिवेटिंग थी कि अब इस सिचुएशन में बंदा क्या करे। और मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो फिनटेक इंडस्ट्री से है, राइट। अब फिनटेक में ये है कि यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर मैं बेस्ड हूँ, तो मेनली जितनी कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेस ही हैं। अगर फिनटेक इंडस्ट्री की हम बात करें, उन सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी हमारे पास कुछ बहुत ही कम बड़े नाम हैं। अब मेरे पास बहुत सैचुरेशन हो गई है इन टर्म्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कन्वेंशनल इंडस्ट्री में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं है, और फिनटेक के अंदर रहता हूँ, बैंकिंग साइड पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपीरियंस है। So बहुत ही एक स्टैग्नेंट सी पोजीशन है which I am facing from last 1.5 to 2 years. So अच्छा, अब आप you're done with your question, fine. जी सर, ये अच्छा कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मेरी आपको सबसे पहली एडवाइस ये होगी, गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी पर्सपेक्टिव। एक तो ये इसको दिमाग से निकाल देगी। अगर आपने इवन अगर आपने, मैं कहता हूँ, 100 जगह पे भी इंटरव्यू दे दिया और सिलेक्शन नहीं हुई समहाउ, दैट इज पास, फॉरगेट अबाउट इट। एक तो ये चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकंड बात ये है कि अब आ जाते हैं कि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव आपको ये फील हो रहा है कि किसी ने, देखिए सब टाइम होता है कि जो एम्प्लॉयर है इट्स नॉट गुड फॉर यू इवन। अगर जो ऐसा एम्प्लॉयर सब टाइम्स आप you have your own choice of selecting an employer as well, so maybe that employer is not good for you. So हमें एक हमारा strong belief अल्लाह पे भी है कि जो बेहतर है वो आपके लिए होना होगा। So negativity is something that needs to be out of the context. दूसरी बात ये है कि जब आप बात करें, देखिए हमारी आपके पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव के अंदर आपने, मैंने फिर भी बात करूंगा, आई विल गो बैक टू द सेम थिंग कि आपने ये तो बता दिया कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं होगी, बट आपने ये भी बताना है कि आपने जिस जगह पर इंटरव्यू के लिए गए हैं वहाँ पे आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह आप वैल्यू एड कर सकते हैं और किस तरह आप समझते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग ग्रो कर रहे हैं या ग्रो कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में ये ग्रोथ होती है। तो ये चीज इसमें प्रॉब्लली आप एडअप करके देखो। एक चीज अदर देन ये तो बता दिया आपके, आप पिछले ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं, लेकिन आगे जाके जो इंटरव्यू करने जा रहे हो वहाँ पे आप क्या वैल्यू एड कर सकते हैं और किस तरह से आप फील करते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपके केस में आपको ग्रो कर सकती है। बिकॉज आप उसमें बता सकते हैं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम यहाँ से यहाँ चलेगी, तो डेफिनेटली आप अपने एम्प्लॉइज को ग्रो करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। आप या ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करोगे, सिचुएशन वेरी करेगी।
थर्ड थिंग मेरी इस पार्टिकुलर केस में सरप्राइजिंग रहेगी, वो ये रहेगी कि आपकी पार्टिकुलर केस में जब फिनटेक की बात करते हो एंड यू से कि यार अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सो मुझे पता है पार्टिकुलर फिनटेक इंडस्ट्री में दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री व्हिच इज ग्रोइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। और इसको अगर आप लिंक कर देंगे विद आरपीए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जितना इसको लिंक कर लेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड or industry of Pakistan is concerned. So to me, I think you are. I'm really without fintech. You want to say fintech? What sort of industry or what sort of particular domain are you in? But fintech is the future. Is to me financial inclusion. Fintech is future in days to come. So you should not be disappointed on that perspective. और तीसरी चीज ये है कि एक होता है कि एक तो एक आप स्टक हो गए किसी पार्टिकुलर जगह पे और आपको जॉब नहीं मिली, तो एक और इसका एक और वे और ये है कि अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर ले, स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑन योर ऑन डिफरेंट स्किल्स। अगर आप समझ लो कि यार करंट स्किल सेट को पहुंचने नहीं मिल रही, बिकॉज से हमने पहले सबसे पहला पॉइंट ये दिया था कि मार्केट में इस वक्त इतनी ज्यादा सप्लाई है लोगों की कि आपको स्टैंड आउट करने में भी इट टेक्स बिट ऑफ अ टाइम। तो उसमें ये है कि आप एक थोड़ा सा अपने इन्वेस्ट करके, तो अगर इफ यू कैन अफोर्ड आउट, तो आप अपनी पार्टिकुलर स्किल सेट को इम्प्रूव कर ले बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में रहते हुए। आजकल के दिन में मैं फिनटेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट लर्निंग ऑन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस डाउन, आप पाइथन को लर्न कर रहे हैं जो आपको आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पर्सपेक्टिव में, वीआई के पर्सपेक्टिव में, या आपको आरपीएस के पर्सपेक्टिव में वर्क यू नो आरपीएस के बड़े कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, विद मिनिमल कॉस्ट भी है, लाइक $10-20-30 के भी अवेलेबल है। आप इसको एडअप करके देखिए। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, और फिर अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी स्किल सेट इंप्रूव करनी है, तो पहले अपने आप को कोई 3 या 4 या 5 इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लें कि यार ये मेरी 5 टारगेट इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्री में जाने के लिए मुझे अपनी इस स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, तो आप उसके मुताबिक कुछ स्टडी कर लें। It won't take more than 2-3 months to get yourself abreast with the latest technology down there, and I can't guarantee anything, but I am dead sure that this will help you out in terms of standing out of the crowd. Okay, thank you so much, sir. Pleasure. अर्शना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम जवाद अब आ रही है हमको वॉइस? अब आ रही है। हाँ जवाद, मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली वो आईटी प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सैलरी एक्सपेक्टेशन एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया कि लास्ट पैकेज किस तरह से बार्गेन करना है या क्या डिस्क्लोज करना है। हाँ जी, इस पे 2 क्वेश्चन है, उस पर डिस्कशन हो गई है। सीवी के अंदर कुछ वर्ड्स होने चाहिए, सीवी अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव में डिस्कशन कर ली, तो these are good things I discussed both the way of Rasul and Rasul। ठीक है, अब जो आज के डिस्कशन है इसके ऊपर हमने एक डिसीजन ये लिया है कि ऑब्वियसली वेडनेसडे वाले दिन, टुडेज मंडे, हम जिसने जवाद ने स्टार्ट में बात की थी कि हम कुछ डेमो करेंगे, इसी तरह हमने लास्ट जो सेशंस में भी हमने कुछ इंटरव्यूज जो हैं वो डेमो के तौर के ऊपर हमने मतलब शो किए थे। अब वेडनेसडे वाले दिन इस तरह से होगा, जितने क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं हम उस दिन एक सिनेरियो बनाएंगे, सिनेरियो बिल्ड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इस तरह से जॉब वैकेंसी है और आपने अपने आप को जो है मतलब उसके लिए तैयार करना है, मतलब आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अब हम सैंपल के तौर पे यही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और नाउ उस दिन वेडनेसडे वाले दिन आप लोग जो है बीइंग अ इंटरव्यूई और हम इंटरव्यूअर के तौर पे जो है आपसे क्वेश्चंस करेंगे और आप जो है उनके आंसर्स देंगे और उसमें जो भी हम इम्प्रूवमेंट्स करना चाहेंगे वो हम आपको कर देंगे ऑन स्पॉट। जी जवाब, क्या ये आइडिया ठीक है हमारा? जी फिर टू बी साउंड गुड, तो बिल्कुल आप प्रोबेबली चाहिए कि इंस्टेड ऑफ मेरे से रिकमेंडेशन होगी कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ सिनेरियो राइट अवे, तो प्रोबेबली शायद आप कल मॉर्निंग में या कल फर्स्ट हाफ में किसी भी इंडस्ट्री को लेके तो जस्ट सर्कुलेट इन द एक पोजीशन और एक सर्टेन जेपीएस की, so that they can get themselves prepared before coming in, because ऑन स्पॉट एकदम से सवाल के जवाब बनाना फिर करना समझे, तो जो हम बात करेंगे इंडस्ट्री प्रिपेयर भी कर लें तो उनको पता होगा इस इंडस्ट्री के बारे में बात होती है, ताकि वो आई वांट देम टू स्टडी दैट इंडस्ट्री एज वेल, पता होगा कि हम भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो मेजर बात हमने यही की थी कि इंडस्ट्री के बारे में पता हो, तो हम आपको एक दिन दे देते हैं, यू गेट 24 आवर्स इन दैट। मे बी अगर मुझसे पूछते हैं तो अगर अरसलान एग्रीज तो जस्ट मेक इट अ फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन फॉर अ रिटेल इंडस्ट्री, तो FMCG रिटेल इंडस्ट्री, सो दिस इज द पोजीशन
you guys get yourself prepared. क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह वर्क फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन है in terms of a retail FMCG retail industry. So let's block this position and let's talk about it. वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए फिर वैसे भी रिटेल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के अंदर आपके सामने ही है, मतलब कंपटीशन भी बहुत है और चैलेंजेस भी बहुत हैं और इसमें चांसेस भी बहुत हैं, पोजीशंस भी हैं। तो हम फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए भी कर लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशन होगी, उसके लिए आपने अप्लाई किया होगा और अब यही सेम क्वेश्चंस हैं, उसमें मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द ACC जो आप पढ़ के आए हैं वो आपको याद है कि नहीं है, वो भी पूछेंगे। और उसके साथ जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसका भी सैंपल के ऊपर, मतलब जैसे अभी तबिंदा हैं, नकाश हैं, अरशद हैं, कोई भी क्वेश्चन हम किसी को भी पुट अप कर देंगे और देन उसको ये आंसर देना होगा। इंडस्ट्री हमारी होगी रिटेल सेक्टर एंड उसमें जो पोजीशन होगी वो फाइनेंशियल एनालिस्ट होगी। ठीक है जवाब? जी फेयर ना, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चले जी, टाइम हमारा जो टाइम है वो खत्म होता है। थैंक यू जवाद ने जी, बहुत इनका टाइम बहुत कीमती है और इन्होंने वाकई में ACC फर्टर्निटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और इंशाल्लाह हम इसी तरह के सेशंस के साथ आएंगे और मज़ीद हम अपनी फर्टर्निटी को आगे से आगे देखना चाहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी जो है वो मुलाकात होगी वेडनेसडे वाली। थैंक यू। इंशाल्लाह।